हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। आप सभी का स्वागत है न्यू लाइट चैनल पर। आज जो कि FSC 10 हुआ था और उसका डिस्कशन होने जा रहा है फिजिक्स का, तो जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए। आज जो टेस्ट हुआ है फिजिक्स का फुल सिलेबस टेस्ट नंबर 10, उसका डिस्कशन होने जा रहा है, तो आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए। और डिस्कशन करने से पहले, जैसा कि आप सभी लोग को मालूम है कि सिंह सर का एक उद्देश्य है कि आप पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार सबको। और टेस्ट यहाँ पर काफ़ी हो रहे हैं। अगर अभी तक आप लोग टेस्ट नहीं ज्वाइन किए हैं तो सबसे पहले टेस्ट ज़रूर ज्वाइन करें। अपनी तैयारी को अच्छी करने के लिए टेस्ट देते रहिए और अपनी जितनी भी कमजोरियाँ हैं उनको यहाँ पर टेस्ट के थ्रू उसको रिमूव करिए, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है ए पार्टिकल स्टार्ट रोटेटिंग फ्रॉम रेस्ट अबाउट ए फिक्स एक्सिस अकॉर्डिंग द फार्मूला। यहाँ पर थीटा दे रखा है। थीटा को हम लोग बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से हमको क्वेश्चन में निकालना है एंगुलर एक्सेशन की वैल्यू। तो जैसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट से एक्सेशन निकालते थे, सेम वैसा ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से एंगुलर एक्सेशन निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी से फिर एंगुलर एक्सेशन निकालेंगे। तो एंगुलर वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग डी थीटा बाई डी टी का यूज करेंगे। चलो, डी थीटा बाई डी टी यानी डिफ्रेंशिएट करेंगे। इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं, तो 3/8 इसको बाहर कर लो और t की पावर 4 का डिफ्रेंशिएशन 4 t का पावर 3 हो जाएगा। माइनस साइन है आगे, तो माइनस लगाओ। 1/2 को बाहर रहने दो। t स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2t हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कुछ वैल्यू कट कर जाएगी, तो ये 2 हो जाएगा। यहाँ पर 2 से 2 कट गया, तो ये हमारा एंगुलर वेलोसिटी आ गई। हमें क्वेश्चन में एंगुलर एक्सेशन निकालना है, यानी कि एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे टी के रिस्पेक्ट में। तो डी ओमेगा बाई डी टी ये हमारा एंगुलर एक्सेशन, जिसको अल्फा बोलते हैं, वो आएगा। फिर से इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो 3/2 बाहर रहने दो। टी की पावर 3 का डिफ्रेंशिएशन 3 टी की पावर 2 हो जाएगा, माइनस टी का डिफ्रेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। हमें क्वेश्चन में कितने सेकंड के लिए बताना है? 2 सेकंड में। तो इस इक्वेशन में t की जगह पर 2 रख देंगे, तो 3/2 इंटू 3, और t की जगह अगर 2 रखेंगे तो वैल्यू 4 हो जाएगा, इंटू माइनस यहाँ पर -1 करेंगे। सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो ये वैल्यू हमारी देखो क्या आ जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी ठीक है, 2 से 2 कट गया, तो 3/2 इंटू 3t स्क्वायर -1। तो 3t की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे? 2 सेकेंड रखेंगे, तो 2 यहाँ पर हो गया 4 और यहाँ पर -1। सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा? तो ऊपर वैल्यू आ गया हमारा 36, या इसको 2 से इसको काट दो, तो ये हो गया 2। 18 -1, तो ये वैल्यू 17 आ जाएगा। तो राइट आंसर इसका होगा 17 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे, ओमेगा आएगा, फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू अल्फा आएगी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें से बताना कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहला ऑप्शन, होल इज द मिसिंग इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस बैंड। बिल्कुल बात सही है। अगर आपने बैंड के बारे में पढ़ा होगा तो ये बैंड हमारा वैलेंस बैंड कहलाता है, और ये वाला बैंड इसके ऊपर जो होता है कंडक्शन बैंड कहलाता है। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के कंडक्शन बैंड में चला जाता है तो यहाँ पर जगह खाली हो जाती है, और उस खाली हुई जगह को यहाँ पर हम लोग इसको होल नाम देते हैं, यानी यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन मिस हो गया उसको हम लोग होल बोलते हैं। तो बात सही है। दूसरा ऑप्शन, होल एक्ट एज अ पॉजिटिव चार्ज कैरियर। चूँकि यहाँ से कोई मिस हुआ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर जो जगह छूटता है उसको हम लोग पॉजिटिव मानेंगे। तो ये भी बात सही है, होल जो है वो पॉजिटिव चार्ज कैरियर होता है।
मोबिलिटी ऑफ होल इज लेस देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो होल होता है उसका मास, या अगर हम लोग मास की बात करें तो मास ऑफ होल जो है वो इलेक्ट्रॉन के मास से ज़्यादा होता है, भारी होता है, और जो भारी होगा तो उसकी मोबिलिटी कम होगी, यानी कि मोबिलिटी ऑफ होल इज लेस। ये बिल्कुल बात सही है। होल एक्ट एज अ रियल चार्ज, ये गलत बात है। रियल चार्ज नहीं होता, ये हमारा जो है स्यूडो चार्ज है, स्यूडो चार्ज है ये ना, ये कोई रियल चार्ज नहीं है, ठीक है ना। तो ये कोई रियल चार्ज नहीं होता, तो ये गलत हो गया, ये स्यूडो चार्ज होता है, फॉल्स चार्ज होता है। सेकंड का आंसर गलत है, चौथा। थर्ड ऑप्शन, विच ऑफ द ग्राफ इज करेक्ट प्लॉटेड बिटवीन वेवलेंथ एंड इंसिडेंट लाइट एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा आइंस्टीन इक्वेशन, और यहाँ पर जो एनर्जी इंसिडेंट होती है वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के बराबर होती है। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है मैक्सिमम की वैल्यू अगर हम लोग देखें तो वो E माइनस वर्क फंक्शन के बराबर होगी। तो काइनेटिक एनर्जी की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, एनर्जी को अगर हम लोग SC/λ लिखें तो ये हमारी इक्वेशन बनी। हमें काइनेटिक एनर्जी और लैम्डा में ग्राफ बनाना है। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ से दिख रहा है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता अगर यहाँ पर -5 ना होता, तो रेक्टेंगल हाइपरबोला यानी स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, तो ये तो गलत हो गया। ये भी नहीं बनेगा क्योंकि अगर यहाँ पर वर्क फंक्शन नहीं होता तो थर्ड ऑप्शन सही होता। ये ऑप्शन नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पर देखो रेक्टेंगल हाइपरबोला बनना है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। तो कौन सा बच रहा है? ये रेक्टेंगल हाइपरबोला बनेगा, लेकिन यहाँ माइनस साइन है तो थोड़ा ग्राफ नीचे भी जाएगा, आंसर सेकंड बनेगा। तो आंसर नंबर थर्ड का, क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास एम रेडियस 2 आर रोटेटिंग अबाउट एक्सिस एक्स। तो इस एक्सिस यानी टेंजेंट, तो सॉलिड स्फीयर का टेंजेंट के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, देखो ICM की वैल्यू मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास 2/5 mr² होता है, प्लस mr² जोड़ेंगे तो ये वैल्यू हमारी 7/5 m इंटू r², r की जगह 2r का स्क्वायर करेंगे। तो हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंजेंट के अबाउट आएगा वो ये वैल्यू आया। हमको रेडियस ऑफ गायरेशन बनाना है, तो रेडियस ऑफ गायरेशन m² के बराबर करेंगे। तो यहाँ से जो वैल्यू आई है ये कितना आ गया? ये 4 हो गया। 28/5 m इंटू r² बराबर क्या आ जाएगा? m² m से m कैंसिल हो गया तो k की वैल्यू आ जाएगी √28/5 इंटू r। पहला ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 में। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ए बॉडी ऑफ मास 3 किलोग्राम मेक्स एन इलास्टिक कोलिजन। तो एक बॉडी है जिसका मास क्वेश्चन में 3 किलोग्राम है, और दूसरी बॉडी जो है, चलो इसकी वेलोसिटी u मान लिया। दूसरी बॉडी जो कि रेस्ट में है, इसका क्वेश्चन में मास नहीं दिया है, तो इससे टकरा गई। टकराने के बाद जो पहली बॉल है जिसका मास 3 किलोग्राम है, वो उसकी वेलोसिटी 1/6 ऑफ ओरिजिनल स्पीड हो गई, तो u/6 हो गई। तो क्वेश्चन में हमको बताना है सेकेंड बॉडी का मास क्या होगा। तो कंजर्वेशन, इलास्टिक कोलिजन है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी दोनों लगेगा। एक शॉर्टकट बताते हैं, ये जो वेलोसिटी है इसको v1 लिख रहे हैं जिसकी वैल्यू u/6 है। तो टकराने के बाद जो बॉल की वेलोसिटी आती है वो होती है v1 बराबर u1 m1 माइनस m2 प्लस 2m2 u2 अपान m1 प्लस m2। तो ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी मिला के एक फार्मूला ये बनेगा। वेलोसिटी की वैल्यू हमको दी है कितनी है? u/6, तो u/6 हो गया। इनिशियल वेलोसिटी u माना था, m1 की वैल्यू 3 है, m2 की वैल्यू क्वेश्चन में निकालनी है जिसको m माना, प्लस 2m2 u2 की वैल्यू 0 है, ये हमारा u2 है जो कि 0 है, तो ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा। डिवाइड करेंगे m1 प्लस m2, तो 3 प्लस m हो गया। u से u कैंसिल हो गया, c का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 प्लस m बराबर आ गया 18 माइनस 6m। तो माइनस यहाँ पर देखो 18 में से 3 गया तो ये हो गया हमारा 15, माइनस 6m इधर आ गया तो 7m,
तो m बराबर हो गया 15/7। तो 15/7 इसका राइट आंसर सेकंड होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ज़्यादातर जितने भी सवाल आपके कोलिजन के होंगे इलास्टिक कोलिजन में, वो इस फार्मूले से वैल्यू रखेंगे, आ जाएगा। तो ये फार्मूला कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी मिला के बनाया गया है। तो इस पे यूज करेंगे तो बहुत जल्दी सवाल लग जाएगा। ऑप्शन सेकंड सही है। क्वेश्चन नंबर 6, ए फिश इज एट द डेप्थ ऑफ 30 सेंटीमीटर। तो ये हम मान लेते हैं कि ये एक पॉन्ड है जिसमें ये पानी भरा हुआ है और इसके अंदर एक फिश है, और फिश यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर ये फिश है, ये फिश हमारी है, ठीक है ना। और फिश कितनी दूरी पे है? फिश इज एट 30 सेंटीमीटर दूरी पे। तो ये हमारा सरफेस है। अब यहाँ पर बोला इफ द डिस्टेंस बिटवीन फिश एंड ईट्स इमेज, फिश और ईट्स इमेज। तो ये फिश है, इसका इमेज हम लोग बनाएंगे। तो ये थोड़ा ऊपर बना दिया इमेज, क्योंकि आपको मालूम है रेयर से डेंसर देखते हैं तो जो इमेज होगी वो थोड़ी ऊपर आ जाएगी, शिफ्ट हो जाता है। तो ये कितना ऊपर शिफ्ट हो गया? 7.5 सेंटीमीटर। तो ये 7.5 सेंटीमीटर ऊपर दिखाई पड़ेगा। क्वेश्चन में हमको बताना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ये रेयर माना है, ये डेंसर है, रेयर से डेंसर जाने पे जो अपरेंट डेप्थ होता है वो d/μ के बराबर होता है, रियल अपान म्यू के बराबर होता है। जो शिफ्टिंग होती है, इमेज जितना शिफ्ट होता है, यानी शिफ्टिंग जो होती है वो हमारी अपरेंट मतलब रियल माइनस अपरेंट के बराबर होता है। क्वेश्चन में ये वैल्यू दे रखा है। शिफ्टिंग कितना हो गया? 7.5। इमेज 7.5 ऊपर चली आई। रियल दूरी कितनी थी? 30। अपरेंट दूरी कितनी है? 30/μ। ठीक है, तो 30/μ बराबर आ गया हमारे पास 30 माइनस 7.5, 22.5। तो म्यू बराबर आ गया 22.5 डिवाइडेड बाई 30, यानी 225/300, 225/300। अगर इसको हम लोग 15 से कट करें तो 15 ऊपर आ गया और नीचे आ गया 20। 5 से कट करेंगे तो 3/4। तो म्यू का वैल्यू आंसर में 3/4 आएगा। पहला आंसर सही होगा। तो 6 का आंसर जो होगा वो हमारा गड़बड़ लिख दिया। 6 का फिर से देखें, अपरेंट जो है वो डी रियल माइनस (30/μ) बराबर, ओ यहाँ पर म्यू उल्टा लिख दिया, गड़बड़ लिख दिया। यहाँ पर कैलकुलेशन में थोड़ा मिस्टेक हो गया। तो यहाँ पर देखो वैल्यू 30/μ बराबर हमारे पास 30/μ बराबर आ गया 22.5। तो म्यू बराबर आ गया हमारे पास 30/22.5। सॉल्व करेंगे तो ये 300/225, और अगर इसको 15 से कट करोगे तो ये 20 नीचे 15 आ गया। 5 से कट करोगे तो 4/3। 4/3 इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। तो जब भी रे जो है डेंसर से रेयर से डेंसर जाती है तो जो ऑब्जेक्ट होगा वो थोड़ा शिफ्ट हो जाता है ऊपर की तरफ। तो शिफ्टिंग वाला फार्मूला यूज कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी है सेम डायमेंशन स्ट्रेन के बराबर? कौन सी डायमेंशन होगी? स्ट्रेन को बोलते हैं चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ। तो डायमेंशन में बोला जाए तो ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है m0, l0, t0। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। तो क्वेश्चन में हमको पहचानना था कौन सी डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, और वो कौन सी है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मोमेंटम की अगर डायमेंशन की बात की जाए तो इसका डायमेंशन mlt-1 होता है। प्रेशर की बात किया जाए, प्रेशर जो होता है फोर्स अपॉन एरिया mlt-2, और एरिया l², तो ml³ t-2 होता है। प्लैंक कांस्टेंट की बात किया जाए तो ये डायमेंशन mbr के बराबर mlt-1, यानी ml²t-1 होती है। प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन के बराबर होती है। चलो अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 8,
फ्रॉम EM वेव ट्रेवलिंग इन अ वैक्यूम, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो आपने फार्मूला पढ़ा होगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट बराबर E0/v0, ठीक है। जहाँ पर हमको क्वेश्चन में E0 की वैल्यू मैक्सिमम निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू E0 निकालना है, तो V0 इंटू सी हो जाएगा। V0 की वैल्यू 2 इंटू 2.09 इंटू 10 की पावर -7 है, C की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8 होगा, तो ये हो जाएगा 18 के करीब। तो ये वैल्यू सॉल्व करेंगे तो ये 3 2 जा 6 और 10 की पावर 8 और -7, तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, यानी 60 से थोड़ा ज़्यादा, 60 से थोड़ा ज़्यादा 62.7 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, कांस्टेंट वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस ए वायर ऑफ कांस्टेंट लेंथ एंड डिप्ट वेलोसिटी क्वेश्चन में दिया है। तो डिप्ट वेलोसिटी बराबर होता है करंट अपान NEA। करंट को अगर हम लोग पोटेंशियल के फॉर्म में लिखें तो I बराबर V/R होता है, N इंटू E इंटू ए, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में R को भी बदल दो, तो V तो ऐसे रहने दो, R को हम लोग बदलेंगे तो R बराबर होता है रो L/A N इंटू E इंटू ए से A कैंसिल हो गया। अब क्वेश्चन में जो जो कांस्टेंट है उसको देखो, लेंथ को कांस्टेंट रखना है तो लेंथ यहाँ पर कांस्टेंट हो गया, वोल्टेज को कांस्टेंट रखना है, रो कांस्टेंट होता है, N कांस्टेंट E कांस्टेंट, इसका मतलब यहाँ पर सारी वैल्यू कांस्टेंट हो गई, तो ये वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, यानी जितनी पहली थे बाद में भी उतनी रहेगी। पहला आंसर सही होगा, तो 9th का आंसर फर्स्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो जो वैल्यू कांस्टेंट है वो फार्मूले में आना चाहिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन में एरिया को डबल कर रहे हैं तो एरिया तो कट गया, तो एरिया डबल करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि फार्मूले में एरिया है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखो, डायमेंशन लिखना है m-1 L3T4a की पावर 2। तो एक बात ध्यान से देखो, अगर हम लोग LRC लिखें तो ये डायमेंशन आपको याद भी रखनी है, सभी डायमेंशन MLTA के फॉर्म में होती है। तो L की डायमेंशन, R की डायमेंशन और C की डायमेंशन MLTA के फॉर्म में होती है। L की डायमेंशन अगर हमको लिखने को आता है इंडक्टेंस की तो 12-22 से याद रखना है, और ये डायमेंशन होती है 12-32, 10-10 जोड़ते जाओ, और यहाँ पर -1 -2 और ये वैल्यू 4-2, तो सब में 10-10 जोड़ते जाएंगे तो LRC की वैल्यू आ गई। एप्साइलॉन यहाँ पर नीचे होता है μ0, इसमें L में एक वैल्यू बढ़ा दो तो m-1 L-3 T की पावर 4 A की पावर 2, इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। μ0 को क्या बोलते हैं परमिटिविटी, ये हो गया हमारा एप्सिलॉन नॉट, तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। μ0 का भी डायमेंशन जिसको परमिबिलिटी बोलते हैं, अगर उसका डायमेंशन देखते तो m1 L1 T की पावर -2 A की पावर -2 होती, तो इसको बोलते हैं परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो यहाँ पर चेक करो, ये एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन आएगी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस यहाँ पर आएगा। तो आंसर जो सही होगा वो 3rd ऑप्शन होगा, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट। अगर परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस होता तो ये डायमेंशन आता। तो सारी ये डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको लिख के याद रखना है। कभी भी डायमेंशन अगर इस फॉर्म में पूछा जाए, याद करने का तरीका क्या है, ये वैल्यू 22 तो ये वाली वैल्यू 32, ये वाली वैल्यू 42, सब में 10-10 जोड़ते जाओ। पहले ऊपर के शुरू में माइनस पीछे है और आखिरी वाले में माइनस आगे है, बस इतना ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 11, फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन ऑफ पोटेंशियम इज 2.3, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन दे रखा है, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट निकालना है। तो यहाँ पर एनर्जी जो होती है वो हमारी वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है। वर्क फंक्शन की वैल्यू क्वेश्चन में 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 2.1 है, तो ये वैल्यू हमारी आ गई 4.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एनर्जी की वैल्यू है। हमें क्वेश्चन में वेवलेंथ निकालना है, तो एनर्जी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, hc/λ,
बराबर हो गया 4.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे, वैल्यू आ गई hc/4.4 और ये वेवलेंथ की वैल्यू एंगस्ट्रॉम में निकालना है तो hc की वैल्यू 12375/4.4 करना पड़ेगा। तो ये वैल्यू किस में आएगी, एंगस्ट्रॉम। सॉल्व करेंगे तो ये लगभग वैल्यू लगभग 3 के आसपास यानी 2800 के आसपास आएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे रखा है, रेशियो ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, dx/dt जिसको स्लोप बोलते हैं और स्लोप को हम लोग tan थीटा बोलते हैं। तो tan 30 पहले कितना एंगल दिया है 30 डिग्री, ये हो गया 1, बीटा 2 45 तो tan 45, दोनों को डिवाइड करेंगे। tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, tan 45 का वैल्यू 1 होता है, आंसर 1/√3 होगा। थर्ड ऑप्शन सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर जो होगा वो थर्ड ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट चेंज। तो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर पाथ बनाता है। कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में कैसा बनाएगा, सर्कुलर पाथ बनाएगा। सर्कुलर पाथ में वहाँ पर स्पीड कांस्टेंट होगी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी। बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन सही है। वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द चार्ज इज जीरो, ये भी बात सही है क्योंकि यहाँ पर कंजर्वेटिव फील्ड है, वर्क डन की वैल्यू 0 आएगी। तो वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स, यहाँ पर जो फोर्स होता है मैग्नेटिक फोर्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी होता है, और अगर कहीं पर भी फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा तो वर्क डन जो होता है यानी कि W बराबर F.S, अगर फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है इसका मतलब फोर्स जो है डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होगा। cos 90 रखेंगे, cos 90 का वैल्यू 0 आएगा तो वर्क डन 0 आएगा। बिल्कुल बात सही है। तो यहाँ पर आंसर जो लगेगा वो दोनों स्टेटमेंट सही है, पहला आंसर जाएगा। ठीक है। 14 क्वेश्चन नंबर, द रेजिस्टेंस of a thin silver wire is a 1 ohm at a reference temperature of 20. Wire is placed at a liquid bath. तो RT बराबर होता है R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। RT यहाँ पर किस टेम्परेचर की बात की जा रही वो निकालना है, और वो रेजिस्टेंस है 1.2, रेफरेंस पे है 1 प्लस अल्फा की वैल्यू 3.8 इंटू 10 की पावर -3। टेम्परेचर डिफरेंस पहले 20 था, बाद में टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर को थीटा मान लो और डिफरेंस लेंगे तो थीटा -20 ये टेम्परेचर डिफरेंस आएगा। थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर 72.6 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। 15, मास डिफेक्ट ऑफ न्यूक्लियाई इन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन इज 0.4। मास डिफेक्ट ये दे रखा है 0.4%, तो इसको 100 से डिवाइड किया है कितने किलोग्राम में, 1 किलोग्राम में, तो ये डेल्टा एम की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन में एनर्जी निकालना है तो E बराबर डेल्टा mc², डेल्टा एम की वैल्यू 0.4 इंटू 10 की पावर 2 -2 इंटू C का स्क्वायर 3 इंटू 10 की पावर 8 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू हो गया 4 इंटू 10 की पावर -3, स्क्वायर करेंगे 3 का तो ये हो गया 9 10 की पावर 16, 9 इंटू 4 36 इंटू 10 की पावर 14, ये कितना हो जाएगा 16 है, 3 गया 13, तो 3.6 इंटू 10 की पावर 14 जूल में आंसर आएगा। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, इलेक्ट्रिक लिफ्ट विद मैक्सिमम लोड ऑफ 2500 किलोग्राम। तो ये लिफ्ट है, ये केबल से बंधा होगा, टेंशन ऊपर लग रहा होगा, लोड इस पे यानी कि इस पे mg की वैल्यू देखेंगे, वेलोसिटी ऊपर की ओर है, वेलोसिटी यहाँ पर दे रखी क्वेश्चन में 0.5, तो फ्रिक्शन फोर्स इसमें नीचे की ओर लगेगा, तो वेलोसिटी अगर यानी कि टेंशन की वैल्यू यहाँ पर mg प्लस फ्रिक्शन फोर्स के बराबर होगी।
वर्क डन यहाँ पर पावर निकालना है, तो पावर बराबर F इंटू वी यानी T इंटू वी लगाएंगे। T की वैल्यू यहाँ पर mg है, mg की वैल्यू 2500 है, तो g से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25,000 हो जाएगा। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 3500 है, और क्वेश्चन में v की वैल्यू 0.5 है, 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 25,000 प्लस 35 यहाँ पर है, तो ये हो गया 28,500 इंटू 0.5। पॉइंट से 5 पॉइंट हट गया, 0 से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 तो ये लगभग वैल्यू जो आएगा 14250 वाट के करीब आएगा। 16 में आंसर जो आ रहा है वो हम लोग का 4 आ जाएगा। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ए सिंपल पेंडुलम इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग ऑफ ए लिफ्ट। लिफ्ट इज ए रेस्ट, तो लिस्ट अगर रेस्ट में है तो t बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी लगाएंगे, पहला इक्वेशन। अब बोला गया विद व्हाट एक्सेशन शुड बी एक्सलेटेड अपवर्ड। लिफ्ट अगर ऊपर जाएगी तो वहाँ का टाइम पीरियड कितना हो गया, 2t/3 हो गया, तो 2t/3 बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाई, अब g जो होगा वो g प्लस ए होगा, स्यूडो फोर्स लगेगा, और लिफ्ट अगर ऊपर जा रही है स्यूडो फोर्स नीचे लगेगा तो g प्लस ए हो जाएगा। दोनों को डिवाइड कर दो, 2 पाई से 2 पाई अंडर रूट एल से अंडर रूट एल कट गया, t से t कट गया, 3 ऊपर चले गया, 3/2 बराबर g प्लस ए अपान जी। स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 9/4 बराबर g प्लस ए बाई जी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वैल्यू आएगा 9g बराबर हो गया 4g प्लस 4a, तो 9g में से 4g गया तो 5g बराबर आ गया 4a, तो a बराबर आ गया 5/4g। 5/4g इसका राइट आंसर होगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 17 में थर्ड होगा। 18 देखते हैं। यंग मॉडल्स फॉर परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी, तो परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी का यंग मॉडल्स की वैल्यू 0 होता है, सही बात है। परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी रिस्टोरिंग फोर्स इज 0, तो रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पर 0 होता है, इसके कारण यंग मॉडल्स की वैल्यू 0 होता है। यहाँ पर आंसर फर्स्ट होगा, दोनों बात सही है ना, तो आंसर यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा। गिवन लॉजिक सर्किट आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन, तो ये हमारा नैंड गेट है, ये भी हमारा नैंड गेट है, ये हमारा एंड गेट है। चलो जरा देखें यहाँ पर वैल्यू, यहाँ पर ए बी की वैल्यू पुट करके देखना पड़ेगा। चलो अगर ए का 0 कर दें, यहाँ पर ए को 0 लिया और बी को 0 लिया, ठीक है, तो आउटपुट क्या यहाँ 0 आएगा, चेक करते हैं। ये अगर 0 लेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ 1 गया। ये अगर 0 है तो इसका मतलब यहाँ पर 0 गया और यहाँ पे 0 गया, ठीक है। ऊपर कितना है 0 0 का नैंड गेट 1 हो जाएगा, यहाँ 0 1 का नैंड गेट 0 हो जाएगा, 0 1 का एंड गेट 0, तो ये वैल्यू 1 हो जाएगा, 1 1 का एंड गेट 1 हो जाएगा, तो सी की वैल्यू 1 आएगी। पहला ऑप्शन गलत हो गया, यहाँ पर सी की वैल्यू 1 आती। ऐसे सारे आंसर चेक करेंगे। तो चौथा आंसर चेक करके देखते हैं। यहाँ पर चौथा आंसर चेक करो, ए की जगह 1 कर दिया तो ए की जगह 1 हो गया, तो यहाँ पर 0 आ गया, और बी की जगह 1 कर दिया, बी की जगह 1 कर देंगे तो यहाँ 1 आ गया, ठीक। यहाँ पर वैल्यू 0 कर दिया तो 1 और 0 का 1 0 का तो नैंड गेट तो 1 आ जाएगा, और यहाँ 1 1 का नैंड गेट 0 आ जाएगा, 1 0 का एंड गेट 0 आ जाएगा, तो राइट आंसर चौथा लग जाएगा। तो सारे आंसर यहाँ पर एक एक बार रीडिंग चेक करना पड़ेगा, नहीं तो डी मॉर्गन थ्योरम लगाना, उससे लग जाएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू मेटल रिंग वेरीज विद टाइम, तो फ्लक्स की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 2pt का स्क्वायर माइनस AT का क्यूब। क्वेश्चन में ए और बी का वैल्यू गिवन है। रेजिस्टेंस ऑफ रिंग दे रखा है, मैक्सिमम करंट इंड्यूस इन द रिंग, तो करंट की वैल्यू होती है d∅dt, यहाँ पर इंड्यूस मैं पहले निकालो, और मैग्नीट्यूड में ये वैल्यू d∅dt के बराबर होती है। तो यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 बाहर कर ले, 2bt माइनस
380²। ये हमारे पास वैल्यू आ गई इंड्यूस ईएमएफ की। करंट की वैल्यू इंड्यूस ईएमएफ बाई आर होता है। पूरी वैल्यू में आर से डिवाइड करेंगे। आर की वैल्यू क्वेश्चन में 2 है, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 कट जाएगा, तो बचेगा हमारे पास 2BT माइनस 380²। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया है, मैक्सिमम करंट, और मैक्सिमा की कंडीशन क्या होती है कि जो करंट आई है उसको डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल टू 0 कर दो, तो करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। तो चलो यहाँ से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2B बचा माइनस 680 बचा, इक्वल टू 0 हो गया, तो T बराबर हो गया 2B/6A, तो B/3A। तो इस टाइम पे करंट मैक्सिमम हो जाएगी। तो करंट की इक्वेशन में, जहाँ पर ये करंट की इक्वेशन है, इस इक्वेशन में इस T की वैल्यू को पुट करेंगे तो करंट जो आएगा वो मैक्सिमम आएगा। तो इस जगह पर पुट करके देख लेते हैं। तो करंट की वैल्यू 2B, B की वैल्यू क्वेश्चन में 6 है, क्वेश्चन में T की वैल्यू B/3A, B की वैल्यू 6/3, A की वैल्यू क्वेश्चन में 2 है, माइनस यहाँ पर क्या आ गया माइनस 3A, और A का वैल्यू क्वेश्चन में 2 है, 3A। टाइम का स्क्वायर करना है, तो टाइम का स्क्वायर करेंगे तो B²/3A² होगा, B² 36, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, A का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा। तो 36 से 36 कट गया, 6 से 6 कट गया, तो 12 माइनस 6, आंसर आ गया 6 एम्पियर। मैक्सिमम करंट जो होगा वो 6 एम्पियर का होगा। तो जो 20 का आंसर आ जाएगा वो 6 एम्पियर आएगा, आंसर नंबर पहला सही हो जाएगा। फोटॉन ऑफ एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड यहाँ पर दे रखा है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का रेशियो लिखना है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 1 का अगर लिखें, इंसिडेंट एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। क्वेश्चन में जो जो वैल्यू दिया है उसको देखते हैं। फोटॉन ऑफ एनर्जी दिया है और मेटेलिक प्लेट का वर्क फंक्शन दिया, तो इसके लिए K1 हो गया, एनर्जी की वैल्यू 1 माइनस वर्क फंक्शन का वैल्यू 0.5, K2 की वैल्यू 2.5 माइनस का 0.5, दोनों को डिवाइड करेंगे तो वैल्यू ऊपर बचा 0.5, नीचे बचा 2, तो ये बचा 5/40, 1/4, तो आंसर आएगा 1/4। थर्ड ऑप्शन सही होगा। स्फीयर ऑफ रेडियस 2r एंड चार्ज 3q प्लेस इनसाइड ए कंसेंट्रिक इमेजिनरी। तो यहाँ पर एक स्फीयर जिसका रेडियस 2r है, चार्ज 3q, और ये रेडियस हमारा 2r है, चार्ज इस पे दे रखा है 3q। ये किसके अंदर बना हुआ है, ये एक इमेजिनरी कंसेंट्रिक स्फीयर के अंदर रखा हुआ है, जिसका रेडियस क्वेश्चन में दे रखा है 3r। तो ये रेडियस 3r है, इसके अंदर ये स्फीयर रखा है। क्वेश्चन में बताना फ्लक्स कितना होगा इमेजिनरी स्फीयर के कारण। तो फ्लक्स जो होता है वो Q इनसाइड अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। टोटल चार्ज इनसाइड 3Q है, अपान एप्सिलॉन नॉट करेंगे तो ये आंसर आएगा। तो 3Q/एप्सिलॉन नॉट, ये इसका राइट आंसर होगा। द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियाई A एंड B आर EA एंड EB। दीज एटम ऑफ एलिमेंट फ्यूज B फ्यूज होके क्या बना रहा है, तो 3 एटम B के और 1 एटम A का बन रहा है। जो एनर्जी रिलीज होती है जिसको Q बोलते हैं, तो अगर बाइंडिंग एनर्जी के टर्म में बोला जाए तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ यहाँ पर किसका लिखेंगे, पहले प्रोडक्ट का, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट देखा जाता है। प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी, प्रोडक्ट मतलब A, तो A की बाइंडिंग एनर्जी EA है, इंटू 3 बाइंडिंग एनर्जी ऑफ B, तो ये बाइंडिंग एनर्जी B की हमारी EB है, तो ये Q का वैल्यू आएगा। तो ऑप्शन में जो दिख रहा है 23 में, वो हम लोग का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 24। इनफाइनाइट लार्ज नॉन कंडक्टिंग प्लेन यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये एक प्लेन है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है,
और ए शॉर्ट डाइपोल इज ए हिंज, यहाँ पर एक फिगर बना था और यहाँ पर ये एक डाइपोल रखा है। तो फिगर शायद आपके इसमें नहीं है, तो इसके लिए फिगर अगर नहीं दिया है तो फिर आपको थोड़ी प्रॉब्लम आई होगी। तो प्रॉब्लम यहाँ पर हम लोग एक डाइपोल रखा है -q से +q की ओर, और ये एंगल क्वेश्चन में थीटा है। क्वेश्चन में इस पॉइंट को O बोला गया है। मैग्नीट्यूड ऑफ टार्क, यहाँ पर टार्क की वैल्यू, तो टार्क जो होता है वो P क्रॉस E होता है, यानी P sin थीटा होता है। P जो होता है वो हमारा डाइपोल मोमेंट, ये दूरी R है, तो Q इंटू R हो गया। तो Q इंटू R इलेक्ट्रिक फील्ड इस सीट के कारण आएगी σ/2 एप्सिलॉन नॉट, और इनके बीच का जो साइन थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट के बीच का एंगल अगर थीटा हो तो साइन थीटा यहाँ पर रखेंगे। पहला आंसर सही हो जाएगा, तो क्यू आर सिग्मा साइन थीटा/2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, द टू प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर आर 4 मिलीमीटर अपार्ट। तो एयर में ये वैल्यू 4 दे रखी है, सी की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट A/D होगी। अब बोला गया है इन्हीं के बीच में यहाँ पर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर रख दिया गया, डाइलेक्ट्रिक रख दिया गया, जिसका थिकनेस 3 है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी 3 है। ये दूरी अब हमने D डैश ले ली। क्वेश्चन में बताना है कैपेसिटेंस की वैल्यू C के बराबर है, तो जो नया C डैश है वो C के बराबर है, तो C डैश का वैल्यू एप्सिलॉन नॉट A D डैश माइनस T प्लस T/K होगा। ये वैल्यू किसके बराबर है? C, और C की वैल्यू कितनी है? एप्सिलॉन 8 यहाँ पर हमारा D की वैल्यू 4 है। ऊपर की वैल्यू पूरी कट कर दो, तो यहाँ पर जो 4 की वैल्यू आई है वो किसके बराबर हो जाएगी? D डैश माइनस 3 प्लस 3/3, 3/3 1 हो गया, तो 1 माइनस, तो ये वैल्यू हमारा D डैश हो गया 4, और यहाँ 1 हो गया, तो -3 + 1 -2, और ये उधर आके +2 हो जाएगा, वैल्यू 6 मिलीमीटर आंसर आ जाएगा। तो आंसर सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। तो ये था आज का हम लोग का टेस्ट, फुल सिलेबस टेस्ट नंबर 10, और 1 to 25 तक में आपको अगर कोई भी डाउट हो या पूरे पेपर में आपको कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर एक बार कमेंट करिए, कमेंट करके आप अपना डाउट को वहाँ पर क्लियर करिए। ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच हम लोग के साथ बने रहने के लिए और टेस्ट देने के लिए आप लोग आते हैं। थैंक यू सो मच। इसके आगे का पार्ट आपको नीरज सर कराएंगे। थैंक यू सो मच। नमस्कार, गुड इवनिंग, वेलकम यू ऑल एट न्यूलाइट इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड चैनल। आप लोगों ने बेटा FST का पेपर दिया होगा, उम्मीद है पेपर आपका अच्छा हुआ होगा। पेपर भी अच्छा था। ठीक है, अब हम लोग 26 टू ऑनवर्ड क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे आपका बेटा 26 जो क्वेश्चन है, जरा उसको देखिएगा। ए 60 बार मैग्नेट ऑफ प्लेस्ड विद इट एक्सिस एट एंगल 30 डिग्री विद द यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.25 टेस्ला, एक्सपीरियंस ए टार्क ऑफ, टार्क की वैल्यू बेटा दी गई है, और आपसे पूछा गया है मैग्नेटिक मोमेंट यानी कैपिटल M की वैल्यू क्या है, आपसे पूछी गई। तो सिंपल सा मान लो ये बेटा आपके पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें आपने मैग्नेट को बेटा क्या है, ऐसे क्या रखा हुआ है, दिस विल बी द मैग्नेटिक मोमेंट होगा, इसका M होगा। एंगल बोलो बेटा क्या है, थीटा है। ठीक है, तो आपको यहाँ टार्क दिया हुआ है, तो टार्क इक्वल टू बोलो बेटा क्या होता है, दिस विल बी M क्रॉस क्या होता है, B। तो टार्क इक्वल टू आपको यहां से मिल गया MB, बोलो क्या मिला, साइन थीटा। टार्क की वैल्यू आपको यहां से मिली MB, बोलो क्या मिली, साइन थीटा मिली। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, टार्क की जो वैल्यू आपको दी गई है यहाँ पे 0.05, दिस इज 0.05, M बेटा आपको नहीं पता। मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है 0.25 टेस्ला, 0.25 टेस्ला है, इंटू साइन थीटा की वैल्यू बोलो क्या है, 30 है, साइन 30 एंगल क्या है, दिया गया है। कुछ नहीं करना है, तो यहां से 0.05 हो गया, 0.25 हो गया, साइन 30 की वैल्यू बेटा बोलो क्या होता है, 1/2 होता है। ठीक है, तो यहां से कैपिटल M की वैल्यू 0.05 हो गया आपका, 0.2
0.25 हो गया, और बेटा ये क्या हो गया आपका 2 हो गया। ठीक है, तो यहां से सिंपली आपको जो मिला 5 10 अपान बोलो क्या हो गया 25, तो यहां से 0.4 बोलो क्या हो गया, दिस विल बी मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू बोलो क्या होगी 0.4 जूल बोलो क्या होगी पर टेस्ला। क्या होगा बेटा बोलो 0.4 जूल बोलो क्या हो जाएगा पर टेस्ला, आपका क्या हो जाएगा बोलो मैग्नेटिक मोमेंट की क्या हो जाएगी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 27, जरा ध्यान से देखिए। ये बेटा कैपेसिटर का बोलो क्या है कॉम्बिनेशन है, क्या है बोलो कॉम्बिनेशन है। ठीक है, यहां देखिए एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफैरड कनेक्टेड इन द सर्किट एज शोन इन द फिगर। देखो बेटा ये 10 वोल्ट की आपकी क्या है बैटरी है। यार ये बताओ ये तीनों बोलो क्या है पैरेलल में, पैरेलल में बेटा सब में पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है सेम होता है। यहाँ 10 वोल्ट है तो इन दोनों में भी बोलो क्या ड्रॉप होगा 10 वोल्ट, यहाँ भी बोलो क्या ड्रॉप होगा 10 वोल्ट, और यहाँ भी बोलो बेटा क्या ड्रॉप होगा 10 वोल्ट ड्रॉप होगा। तो इस तरह से सब में पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा 10 10 10 होगा। ठीक है, यह सिंपल सी बात है, आपसे बेटा एनर्जी पूछा जा रहा है 4 वाले में, तो यहां से U इक्वल टू बोलो क्या हो गया हाफ सी वी स्क्वायर। सी के बेटा कैपेसिटेंस की जो वैल्यू है 4 माइक्रोफैरड है, तो यार माइक्रो में चलने दो, माइक्रो में चलने दो, एनर्जी भी माइक्रो में दी हुई कोई दिक्कत नहीं है। पोटेंशियल की वैल्यू बेटा क्या हो गया 10 का स्क्वायर हो गया, तो यहां से U इक्वल टू 2 इंटू बोलो क्या होगा 100, तो यहां से आपका आंसर बोलो क्या आएगा दिस विल बी 200 बोलो क्या होगा माइक्रोजूल विल बी द एनर्जी स्टोर्ड इन 4 माइक्रोफैरड बोलो क्या होगा कैपेसिटर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखते हैं 28 जो क्वेश्चन है द इम्पीडेंस ऑफ ए सर्किट कंटेनिंग ए रेसिस्टेंस ऑफ 30 ओम एंड एन इंडक्टेंस ऑफ 0.4 अपॉन पाई हेनरी विच आर कनेक्टेड इन बोलो बेटा क्या है सीरीज है फॉर एन एसी सोर्स ऑफ बोलो क्या है 50 हर्ट्ज क्या है फ्रीक्वेंसी। यार आपसे इंपेडेंस पूछा है, एक होता है रेसिस्टेंस एक होता है इंपेडेंस। इंपेडेंस में आपका रेसिस्टेंस होगा कैपेसिटर होगा इंडक्टर होगा। ठीक है, अगर मैं न्यूमेरिकल की बात करूं तो सिंपल सा एक मेरे पास रेसिस्टेंस है और यहां बोलो बेटा क्या है इंडक्टर है, यहां मेरे पास बोलो कौन सा सोर्स होगा एसी सोर्स होगा। क्या होगा बेटा बोलो एसी सोर्स होगा, राइट। यार इसका जो रेसिस्टेंस है 30 ओम है, यहाँ पे इंडक्टेंस एल की जो वैल्यू दिया है दिस विल बी 0.4 अपॉन पाई बोलो क्या है हेनरी। अगर मैं इंडक्टर के रेसिस्टेंस की बात करूं तो यहां से आपका एक्सएल हो जाएगा, एक्सएल इक्वल टू बेटा क्या होता है ओमेगा इंटू क्या होता है एल होता है, राइट। ओमेगा क्या होता है बोलो, ओमेगा की वैल्यू होता है 2 पाई फ्रीक्वेंसी इंटू क्या हो गया एल हो गया। तो यहां से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आपको दी गई है कितना बोलो 50 हर्ट्ज, तो बेटा यहां से 2 पाई फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पुट करिए। तो जब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पुट करेंगे तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बोलो कितना है 50 है, और एल की वैल्यू ध्यान से देखना 0.4 अपान क्या है पाई है, तो यहां से बेटा 0.4 अपान बोलो क्या हो गया पाई हो गया, राइट। तो यहां से आप देखो तमाम सारी ये बेटा पाई से पाई क्या हो गया कैंसिल हो गया यहां से, तो ये तुम्हारा 100 हो गया, 100 इंटू 0.4 एक्सएल की वैल्यू बोलो क्या आ गई 40 आ गई। क्या आ गई बोलो 40 आ गई, क्या आ गई 40 आ गई। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहां से एक्सएल की वैल्यू आपको मिल गई, आपने सिंपली फॉर्मूला पुट किया, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या है 50 है और एल की वैल्यू 0.4 अपान पाई है, यहां से कट गया ये 100 हो गया, यहां से आपको एक्सएल की वैल्यू क्या आ गई 40। यार ये बताओ ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, अगर आप फेजर डायग्राम की बात करें तो ये बेटा बोलो हमारा क्या होगा आर होगा और ये बोलो क्या होगा एक्सएल होगा, यहां से जेड बेटा इंपेडेंस क्या होता है पास होता है, आपको पता है यहां से जो जेड की वैल्यू होगी बोलो क्या अनडाउट क्या होगा बेटा एक्स1 स्क्वायर प्लस क्या होगा आर स्क्वायर, एक्स1 स्क्वायर प्लस क्या होगा आर स्क्वायर। तो यहां से एक्सएल की वैल्यू मेरे पास बोलो क्या है 40 है, तो 40 का स्क्वायर हो गया, और रेसिस्टेंस की वैल्यू बेटा क्या है 30 है, तो ये 30 का बोलो क्या हो गया स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, इसको जब बेटा आप सॉल्व करोगे तो यहां से जो आपको जेड की वैल्यू अंडर रूट क्या हो जाएगा 1600 प्लस क्या हो गया 900,
यहाँ से बेटा आपको 25 क्या मिला 00, बोले तो क्या मिलेगा 50, क्या मिलेगा 50। तो जो इम्पेडेंस की वैल्यू होगी डेट विल बी, बोलो क्या होगा 50 ओम, बोलो बेटा क्या होगा 50 ओम। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, सिंपली एक्सेल वगैरह करके के यहां से आप क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 देखिए जरा बेटा क्या कह रहा है। 29 ये कह रहा है इन यंग्स डबल स्लिट एक्सप्रेशन DSC में द सेपरेशन बिटवीन द फोर्थ मैक्सिमा एंड थर्ड मिनिमा ऑन द स्क्रीन इज n टाइम्स एज डेटा, बोलो क्या है फ्रिंज विड्थ द वैल्यू ऑफ 2n। यार ये बताओ, अगर मैंने आपसे कहा फोर्थ मैक्सिमा, तो मैक्सिमा का जनरल फॉर्मूला एन लैम्डा कैपिटल डी अपान, बोलो बेटा क्या है स्मॉल डी, यही तो है। यहां से फोर्थ मैक्सिमा है तो एन की वैल्यू बेटा क्या हो जाएगा 4, तो बोले तो 4 कैपिटल लैम्डा कैपिटल डी अपान, बोलो बेटा क्या हो गया स्मॉल डी। यार थर्ड मिनिमा की बात हो रही है, तो यहां से बेटा थर्ड मिनिमा का ये बताओ जनरल फॉर्मूला क्या होता है। दिस विल बी 2n-1, बोलो लैम्डा बाई क्या होता है 2 कैपिटल डी अपान, बोलो बेटा क्या हो गया स्मॉल डी। या सिंपल सा देखो, यहां पे n क्या होना है, लैम्डा होना है मैक्सिमम में, कैपिटल डी अपान स्मॉल डी बेटा दोनों में रहेगा। ठीक है, तो यहां भी वही चीज है 2n-1 लैम्डा बाई 2 क्या हो गया मिनिमा, थर्ड मिनिमा है। तो यहाँ पे n की वैल्यू बेटा क्या पुट करो 3 पुट करो, तो यहां से तुम्हारे पास 2 × 3 -1 लैम्डा कैपिटल डी अपान, बोलो क्या आ गया 2d। तो यहां से बोलो कितना आ गया, ये 6 हो गया, ये 5, तो यहां से 5 लैम्डा कैपिटल डी अपान, बोलो क्या आया 2d। इसका मतलब ये तुम्हारा मैक्सिमा की क्या है लोकेशन है, ये बेटा आपकी क्या है मैक्सिमा की लोकेशन है। तो मिनिमा कुछ नहीं करना है आपको, यहां से थर्ड मिनिमा है तो यहां से 6 5/2 लैम्डा कैपिटल डी अपान, बोलो क्या आ गया स्मॉल डी। यार इनके बीच का आपको सेपरेशन देना है, बोलो क्या देना है, इनके बीच का सेपरेशन देना है। तो बस डिफरेंस इसका निकाल दीजिए। अगर ये बताओ, अगर डिफरेंस निकालेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये वैल्यू ज्यादा है ये क्या है कम है, तो 4 डिफरेंस यहां से हम निकालेंगे, तो 4 लैम्डा कैपिटल डी अपान बेटा क्या है स्मॉल डी -5/2 लैम्डा कैपिटल डी अपान, बोलो क्या होगा स्मॉल डी। राइट, यहां से कॉमन ले लो, कैपिटल डी अपान स्मॉल डी 4 - 5 बाई बेटा क्या हो गया 2 हो गया। तो यहां से बेटा आपके पास 4 - 5 बाई क्या हो गया 2 हो गया। तो यहां से जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको बेटा क्या मिल जाएगा, यहां से सॉल्व तो 8 हो गया, यहाँ पे डेल्टा एक्स की तुम्हारे पास वैल्यू ये 3 हो गया, तो बोलो कितना होगा, दिस विल बी 8 3/2, दिस विल बी 3/2 लैम्डा कैपिटल डी अपान, बोलो क्या होगा स्मॉल डी, कैपिटल डी अपान बोलो बेटा क्या होगा स्मॉल डी। राइट, अब यार ये कह रहे हैं ना कि ये जो वैल्यू है स्मॉल n टाइम्स आप बोलो क्या है फ्रिंज विड्थ है, ये जो वैल्यू हमारे पास आई दिस विल बी 3/2 लैम्डा कैपिटल अपान स्मॉल डी। ध्यान से कैपिटल डी अपान स्मॉल डी, ये जो वैल्यू आई फ्रिंज विड्थ का स्मॉल n टाइम्स है। ये बताओ फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला बेटा बोलो क्या होता है, कैपिटल डी लैम्डा अपान क्या होता है स्मॉल डी। इसका बोलो क्या कर दो स्मॉल n टाइम्स कर दो, क्या कर दो स्मॉल n टाइम्स। यहां से देखो भाई साहब कैंसिल, भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब, ध्यान से देखना। तो यहां से n की वैल्यू बोलो क्या आ गया 3/2 आ गया, n की वैल्यू बोलो क्या आ गया 3/2। अब आपसे n नहीं पूछ रहा है, आपसे बेटा 2n पूछा जा रहा है। बोलो आपसे क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द वैल्यू आप बोलो क्या है 2n। तो यार ये बताओ n की वैल्यू बोलो क्या है 3/2 है, तो यहां से बोलो क्या आएगा 3 आएगा। आंसर बोलो बेटा क्या होगा 29 का आंसर बोलो क्या हो गया थर्ड हो गया। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 की। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दिया जा रहा है, गौर फरमाइएगा। देखो यहाँ पे in ground to ground projection motion the horizontal range and maximum height attained by a projectile are कैपिटल R और बोलो क्या है कैपिटल H, बोलो क्या है दिया गया है। ठीक है, तो यहां से हमें कुछ नहीं करना है, जरा देखना बेटा यहां पे जो चीज आपको दिया गया है उसमें देखो कुछ नहीं करना है। ठीक है,
respectively. If a constant horizontal acceleration a is equal to g by 6 is imparted to the projectile due to wind in horizontal direction of motion of projectile, then its new horizontal range will be. न्यू हॉरिजॉन्टल रेंज बेटा क्या होगा, ये आपको क्या करना है, बताना है। क्या करना है बोलो, बताना। ध्यान से देखो, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। यहाँ से यार ये बताओ, जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हैं तो ये हमारा x होता है, ये बोलो बेटा क्या होता है, y होता है, ठीक है। ये u से बोलो ये क्या है, ठीक, हॉरिजॉन्टल से एंगल बोलो क्या है, थीटा है। इसको जब ब्रेक करेंगे यहाँ पे तो ये बोलो क्या होगा, u cos थीटा, और ऊपर बोलो बेटा u क्या हो गया, साइन थीटा, है ना। यार ये बताओ, हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए बेटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ही क्या है, रिस्पांसिबल है, ठीक है। तो यहाँ से जब हॉरिजॉन्टल रेंज की बात करें, x इक्वल टू यू एक्स टी प्लस बोलो क्या हो गया, हाफ ए एक्स बोलो क्या हो गया, टी स्क्वायर। हॉरिजॉन्टल में हम मोशन डिस्कस करेंगे, क्योंकि मुझे हॉरिजॉन्टल रेंज क्या करना है, बताना है। अब यार ये बताओ, यहाँ पे दिक्कत ये है कि इससे जब जो हम लोग इससे पहले रेंज की बात किए थे, वहाँ पे हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन की वैल्यू बोलो क्या होती है, जीरो होती है, क्या होती है, जीरो होती है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन है कितना बोलो, g/6 के है, यानी यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन की वैल्यू बोलो क्या है, g/क्या है, 6 क्या है, लेना पड़ेगा। अब दिक्कत ये बताओ, यहाँ पे ux की वैल्यू में ले लूँगा u cos थीटा, चलो अच्छी बात है। हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगा, g/6 होगा। यार ये बताओ, टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं, t इक्वल टू 2u साइन थीटा अपान g, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या इस इक्वेशन में, इस न्यूमेरिकल में टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला वही सेम करोगे, बिल्कुल वही सेम यूज करेंगे? यार ये बताओ, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिस्पांसिबल है, और बेटा ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन है ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को चेंज करेगा। हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन का वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं होता। इसका मतलब ये है कि t की जगह बिंदास आप यूज करिए 2u साइन थीटा अपान जी, यहाँ भी बिंदास आप यूज करिए 2u साइन थीटा अपान जी, आप क्या है, यूज क्या है, कर सकते हैं। अब जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो जरा गौर फरमाइएगा, यहाँ से sx की जो वैल्यू होगी, ux की वैल्यू बोलो क्या हो जाएगी, यहाँ पे u cos थीटा, यहाँ से बेटा बोलो क्या होगी, u cos थीटा। कैपिटल T की वैल्यू क्या हो गया, 2u साइन थीटा पर क्या हो गया, g हो गया, प्लस हाफ, यहाँ से हाफ ax बोलो क्या है, टी स्क्वायर, तो यहाँ से प्लस हो गया, हाफ ax की वैल्यू बोलो क्या है, g/ क्या है, 6 है, g/6 है। t की वैल्यू बोलो क्या है, 2u साइन थीटा अपान क्या है, g है, 2 साइन थीटा अपान g का बोलो क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से जब sx को हम सॉल्व करेंगे, ध्यान देना यहाँ पे, तो u बेटा क्या हो गया, u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपान बोलो क्या हो गया, g हो गया। यहाँ से जरा ये चेक करो, g/ क्या हो गया, 12 हो गया। ये पूरे का क्या करोगे, स्क्वायर करोगे ना, तो यहाँ से पूरे का जब आप स्क्वायर करेंगे, ध्यान देना, पूरे का बेटा जब आप स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, तो 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान बोलो क्या होगा, g स्क्वायर होगा, ठीक है। यहाँ से g बेटा कैंसिल, ये बोलो क्या हो गया 3। यार ये बताओ, क्या आपको दिख रहा है, ये बेटा क्या है, हॉरिजॉन्टल रेंज है, r है, क्या है, r है। तो यहाँ से x इक्वल टू, आप इसको हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है कह सकते हैं, प्लस जरा आगे बढ़ो, ये तुम्हारे पास क्या है, 1/3 है, u स्क्वायर है साइन स्क्वायर थीटा अपान बोलो क्या है, g है। यार ये बताओ, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g होता है हाइट का फार्मूला। ऊपर नीचे अगर 2 से हम मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये देखो, तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g बेटा क्या हो गया, h हो गया। तो फाइनली यहाँ पे मुझे जो sx की वैल्यू मिलेगा,
आर प्लस, ध्यान से ये 2 यहाँ बचेगा, 3 यहाँ बचेगा, तो 2/3 बोलो क्या हो गया, एच हो जाएगा। ये बेटा क्या हो जाएगा आंसर, तो आंसर क्या होगा r प्लस 2h बाई क्या हो गया 3, आंसर बोलो क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं जरा, क्वेश्चन नंबर हम क्या बात करते हैं 30 की बात, 31st की बात करते हैं। जरा ये देखो, ऑन मूविंग ए डिस्टेंस 2 times ऑफ इनिशियल डिस्टेंस अवे from an infinitely long state uniformly charged wire, the electric field reduced to 1/3 of initial value। बिल्कुल सही है बेटा, ध्यान से। ये पहली बात तो देखो, कोई वायर है, यहाँ कोई सीट जैसी चीज़ नहीं है, ये मान लो बेटा क्या है, वायर है, वायर है ना, इस पर चार्ज बोलो क्या है, रखा गया है, इस वायर पर चार्ज या रखा गया है, सीट नहीं है। तो इसका बेटा जब वायर पे चार्ज रखा गया है तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला होगा दैट इज λ/2π0 इंटू क्या हो गया, आर हो गया, तो ई प्रोपोर्शनल टू बोलो क्या हो गया, 1/r हो गया, राइट। अब यार ये बताओ, डिस्टेंस जो है यहाँ पे 2 टाइम्स करोगे तो r प्लस क्या हो जाएगा 2r, तो यहाँ से ई डैश की वैल्यू प्रोपोर्शनल टू 1/ बोलो क्या हो जाएगी 3r, r था 2 टाइम्स इंक्रीज करोगे 2r, तो r प्लस 2r बोलो क्या हो जाएगा 3r हो जाएगा। बात समझ, इंटेंसिटी क्या हो जाएगी 1/3 हो जाएगी, बिल्कुल सही, 1/3 ऑफ द इनिशियल वैल्यू, बिल्कुल सही है। रीजन देखो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम ए इन्फिनाइटली लॉन्ग स्टेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर, बिल्कुल सही, ई प्रोपोर्शनल टू 1/ क्या है, आर है। तो रीजन भी क्या है, आंसर क्या होगा, असर्शन भी ट्रू है बेटा, रीजन भी ट्रू है, एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ क्या होगा, असर्शन होगा, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगर हम 31st की बात करें तो जरा गौर फरमाइएगा, यहाँ से क्वेश्चन देखो बेटा, इफ 10 माइक्रोकूलम चार्ज इज प्लेस्ड इनसाइड ए क्लोज सरफेस देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक थ्रू द सरफेस इज 5। If 50 microcoulomb charge now is placed with 10 microcoulomb inside the closed surface, then flux link through the surface बोलो क्या है 5 डैश, then 5 डैश माइनस 5 की वैल्यू क्या होगी, ये बेटा आपको क्या करना है, बताना है। यार ये बताओ, यहाँ से ध्यान देना, अगर मान लो गॉसियन सरफेस की बात करें तो बेटा गॉसियन सरफेस का शेप सिमेट्रिकल भी हो सकता है और बोलो क्या है, एसिमेट्रिकल भी हो सकता है, टेढ़ा मेढ़ा एड़ा बेड़ा कुछ भी कह दो, क्लोज्ड है, डेट विल बी गॉसियन सरफेस। अब यहाँ पे इससे मतलब नहीं कि आपकी सरफेस क्या है, सिमेट्रिकल है कि एसिमेट्रिकल, बस क्लोज होनी चाहिए। देखो इसमें जो चार्ज है, चार्ज बोलो क्या है 10 माइक्रोकूलम्ब है, तो यहाँ से फ्लक्स की वैल्यू होगी 10 माइक्रोकूलम्ब अपान बोलो क्या होगा, इप्सिलॉन बोलो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट। अब यार ये बताओ, इसी में 10 माइक्रोकूलम के साथ अगर 50 माइक्रोकूलम भी ला के रख दोगे तो फ्लक्स की वैल्यू ऑब्वियस सी बात है क्या होगी, चेंज होगी। 5 डैश की वैल्यू बोलो क्या होगा, 10 प्लस 50 अपान क्या होगा, एप्सिलॉन 0। यहाँ से 60 माइक्रोकूलम अपान क्या होगा, एप्सिलॉन 0 होगा, फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। यार ये बताओ, यहाँ से जब चेंज इन फ्लक्स निकालोगे तो 5 डैश में से 5 को क्या करोगे, माइनस 5 डैश की वैल्यू 60 माइक्रोकूलम एप्सिलॉन माइनस 5 की वैल्यू बोलो क्या है 10 माइक्रोकूलम एप्सिलॉन, तो यहाँ से डेल्टा 5 की वैल्यू आ गई 50 माइक्रोकूलम अपान बोलो क्या है, एप्सिलॉन बोलो क्या है, 0 है। यार ये बताओ, यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वो 5 के टर्म में है। सिंपल सी बात यहाँ पे ये है कि जैसा कि आपको डेल्टा 5 की वैल्यू बेटा आपके पास आई, दिस विल बी 50 माइक्रोकूलम एप्सिलॉन 0, यहाँ से 5 इंटू 10 अपान एप्सिलॉन, ये जानते हो क्या है, ये 5 है, ये स्टार्टिंग में 5 तुमने बताया था, यानी 5 इंटू 5 बेटा क्या होगा, दिस विल बी क्या होगा 5 यानी फाइनली जो चेंज इन फ्लक्स की वैल्यू आएगा डेट विल बी 5 क्या होगा 5, योर आंसर बोलो क्या होगा 5 32 का आंसर क्या हो गया, सेकेंड हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33, जरा गौर फरमाइएगा।
यहाँ पे देखो क्या कर रहा है, ए स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अप सच दैट इट्स रीचेज मैक्सिमम हाइट, बेटा h है। द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू द पोटेंशियल एनर्जी एट ए हाइट h/5 विल बी। यार देखो क्वेश्चन क्या है, स्टार्टिंग में हाइट h पे कोई चीज रखा गया है, इसका पोटेंशियल बोलो क्या होगा, mgh। एक मास को h हाइट पे रखा गया, पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, mgh होगी, राइट। अब यार ये बताओ, अब इसकी हाइट को, अब इसको यहाँ लाया गया है, h/5 पे आप लाओगे तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, mgh बाई क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। और जानते हो मजे की बात क्या है, यहाँ जो पोटेंशियल में ये जो लॉस करेगा है ना बेटा, जो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस करेगा वही बोलो क्या होगा, काइनेटिक में क्या होगा, गेन होगा। तो यहाँ जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आएगी mgh में से mgh/5 को क्या कर दो, माइनस कर दो। तो यहाँ पर जो माइनस करने के बाद आपको काइनेटिक की वैल्यू बोलो क्या आ गई, दिस विल बी 4/5 बेटा क्या आ गया, mgh। दिस विल बी काइनेटिक एनर्जी। और जानते हो क्या पूछ रहा है, अब पूछ रहा है कि ये बताइए काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल का रेशियो, कौन सा पोटेंशियल, h/5 वाला, h/5 वाले पोटेंशियल का रेशियो। तो सर यहाँ पे आपके पास 4/5 बोलो क्या है, mgh है, और यहाँ पे mgh बाई क्या है, 5 है। तो यहाँ से ये 5 से 5 कट गया, तो आंसर बोलो क्या आएगा, 4:1। क्या आएगा, 1:4 नहीं, क्या होगा 4:1 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, राइट। अब जरा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 34 की। क्वेश्चन नंबर बेटा हम 34 की बात करते हैं, जरा गौर फरमाइएगा। यहाँ पे हमसे कहा जा रहा है 2 वायर आर ज्वाइन इन पैरेलल, देयर इफेक्टिव रेसिस्टेंस बोलो क्या है, 4/5 है, ठीक। यहाँ से व्हेन वन ऑफ द वायर ब्रेक्स एंड रिमूव द इफेक्टिव रेसिस्टेंस बोलो क्या हो गया, एक वायर का एक के तोड़ को फेंक दो, तो सिंगल जो वायर बचा उसका रेसिस्टेंस बोलो क्या है, 1 ओम है। द रेसिस्टेंस ऑफ द ब्रोकन वायर, यार सिंपल सी बात है, ये देखो यहाँ पर बेटा 2 रेसिस्टेंस हैं, पैरेलल में है, ये R1 है, ये बोलो क्या है, R2 है। तो इफेक्टिव जो रेसिस्टेंस की वैल्यू होगी A इंटू बी अपान A प्लस क्या हो गया, B हो गया। और ये पैरेलल वाला जो है इसकी वैल्यू बोलो कितनी आ रही है बेटा, 4 बोलो क्या है, 5 है। अब कह रहा है इस एक ब्रेक हो गया उसको हटा दो, यानी R2 हटा दो, अब R1 जो अकेले बचेगा 1। यार अकेले का काहे का सीरीज और काहे का पैरेलल, अकेला है ना, तो क्या होगा बोलो, 1 ही होगा। अब यहाँ से सिंपली इसमें पुट कर दो, तो R1 R2 अपान R1 प्लस R2 बोलो क्या हो गया, 4 क्या हो गया, 5 हो गया। R1 की वैल्यू क्या है, 1 है, यहाँ पे R1 की वैल्यू यहाँ भी क्या है, 1 है। तो 1 इंटू R2 अपान, जरा गौर फरमाइएगा, 1 प्लस R2 इक्वल टू 4 बेटा क्या हो गया, 5। तो R2 अपान 1 प्लस R2 इक्वल टू 4 अपान बोलो क्या हो गया, 5 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा यहाँ पे, तो 5R2 इक्वल टू 4 प्लस क्या हो गया, 4R2। तो यहाँ से इसको जरा सॉल्व करिए सब लोग, तो यहाँ से 5R2 माइनस 4R2 इक्वल टू 4 हो गया। तो R2 की वैल्यू बेटा क्या आई, 4 आई। तो यहाँ से R2 की वैल्यू क्या आया, 4 आया, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की, जरा गौर फरमाइए। 35 कह रहे हैं इन द फिगर सोन द मैग्नेटिक फील्ड एट सी। यहाँ पर बेटा सी पर फील्ड की वैल्यू क्या है, 0 है। द करेंट इन वायर थ्रू बी, द करेंट इन वायर थ्रू ए इज आई। ध्यान से, ए में करंट अंदर की तरफ है, ध्यान से सुनना। पूरे मैग्नेटिज्म में, पूरा जो मैग्नेटिज्म है डायरेक्शन का गेम है। बच्चा कंफ्यूज रहता है कब फ्लेमिंग साहब का राइट हैंड लगाना है और कब फ्लेमिंग साहब का लेफ्ट हैंड रूल क्या करना है, लगाना है। बच्चा कंफ्यूज होता है,
मेरी बात मानिए, पूरे फिजिक्स में आपको अपना दाहिना हाथ क्या करना है, यूज करना है। तो ओनली यूज योर राइट हैंड, नो लेफ्ट हैंड। अब आइए देखते हैं यार, वास्तव में डाउनवर्ड का मतलब इनवर्ड है। करेंट बेटा देखो अंदर जा रही है तो फिंगर को अंदर करिए, सीप जिधर निकलना है उधर क्या करो, हथेली करो। तो करेंट को अंदर करिए, हथेली ऐसे करिए। इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड बी ए की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बोलो क्या मिलेगा, नीचे मिलेगा। अब इस मैग्नेटिक फील्ड को जीरो करने के लिए बी वाला फील्ड बोलो क्या देगा, ऊपर देगा। अगर ये बताओ, अगर बी में, ध्यान से, अगर बी में बेटा जो करंट है, अगर बी में करंट मान लो बाहर की तरफ है, ध्यान से, तो करंट बोलो क्या है, बाहर की तरफ। यहाँ निकालना है तो हथेली ऐसे करो, तो करंट बेटा बोलो क्या है, बाहर की तरफ। हथेली ऐसे करोगे ना ऐसे, तो फील्ड कहाँ जा रहा है, नीचे। बी वाली फील्ड भी कहाँ आएगी, नीचे आएगी। तो कभी एक दोनों क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। नेट फील्ड हमें जीरो नहीं मिलेगी। इसका मतलब पक्का बी में भी करंट बोलो क्या होगा, अंदर होगा। जब करंट देखो अंदर होगा, यहाँ उधर नहीं, इधर निकालना, हथेली ऐसे, करंट ऐसे, हथेली ऐसे, फील्ड बोलो कहाँ गया, ऊपर। यानी बी वाली मैग्नेटिक फील्ड बोलो कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी। और आपको पता है इनफाइनाइट वायर की वजह से, इनफाइनाइट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर, यहाँ से जो टोकन की मिलेगा साइन 90 प्लस बोलो क्या हो गया, साइन 90 क्या हो गया 1, साइन 90 क्या हो गया 1, 1 प्लस 1 बोलो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या हो गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहाँ से 2 आई बाई बोलो क्या हो गया, 1 प्लस 1 क्या हो गया 2 हो गया। तो 2 आई बाई बोलो क्या हो गया, r हो गया। यानी a यहाँ पे जनरल फार्मूला आपको क्या है, मिल गया। यहाँ पे 2 टाइम्स हो जाएगा। अब जरा ये बताओ, a वाली फील्ड जरा लिखा जाए यहाँ से, तो बी ए इक्वल टू बोलो क्या होगा, बी बी। ए वाली जितनी फील्ड नीचे देगी, बी वाली उतनी ही फील्ड बेटा क्या देगी, ऊपर देगी। जब उतनी ही फील्ड यार ऊपर देगी तो जरा गौर फरमाइएगा, यहाँ पे लिखा जाए ए वाली फील्ड कितना देगी बोलो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, है ना, आई बाई आर। आर की वैल्यू कितना है 4 cm है, तो 4 ले लो। और ये 2 तो आपको साइन 90 प्लस साइन 90 क्या देगा, 2 देगा। साइन 90 प्लस साइन 90 बोलो बेटा क्या देगा, 2 देगा, राइट। अब यहाँ से जरा बताओ बी वाला कितना देगा, दिस विल बी म्यू नॉट अपॉन क्या हो गया 4 पाई, आई अपॉन डिस्टेंस बोलो क्या है 6 cm है, 6 cm है। और 2 आपको क्या मिला, टोकन साइन 90 प्लस साइन 90, यहाँ से क्या मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। तो फाइनली ये भाई साहब क्या हो गए, कैंसिल, ये भी क्या हो गया कैंसिल। सॉरी आई डैश निकालना है ना, हाँ यहाँ पे आई डैश बेटा आपको क्या करना है, निकालना है। तो कुछ नहीं करिए, यहाँ पे आई डैश अपान नीचे 6, हाँ ये 2 से 2 कैंसिल करिए। तो मिला जुला के आई डैश की वैल्यू यहाँ पर आई बचेगा, तो ये 6/4 क्या हो गया आई, यानी 3 क्या हो गया 2। तो आई डैश की वैल्यू 3/2 बोलो क्या हो गया, आई हो गया। 3/2 बोलो क्या हो गया, आई हो गया। ठीक है, तो यहाँ से 3/2। अच्छा ये बताओ किधर होगा, अंदर की तरफ, बोले तो नीचे की तरफ। तो 3/2 आई बेटा क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। क्या होगा, डाउनवर्ड। यार डाउनवर्ड का मतलब इनवर्ड से है, इनवर्ड को ये क्या बोल रहा है, डाउनवर्ड बोल रहा है। ठीक है, अंडरस्टूड है, आप कर लेंगे। तो यहाँ से 35 का आंसर बोले बेटा क्या आएगा, सेकेंड आएगा, राइट। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर, जरा गौर फरमाइएगा, क्वेश्चन नंबर 36, ध्यान दीजिए। कह रहे हैं भाई साहब, वाटर ऑन द सरफेस ऑफ ए 20 मीटर डीप रिवर इज ऑब्जर्व टू बी फ्लोइंग एट द रेट 10 मीटर पर सेकेंड। द शेयरिंग स्ट्रेस बिटवीन हॉरिजॉन्टल लेयर ऑफ द रिवर। यार ये बताओ, यहाँ से शेयरिंग स्ट्रेस का अगर बेटा आपको फार्मूला पता हो तो ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से क्या शेयरिंग स्ट्रेस पूछ रहा है। तो यहाँ से ईटा होता है डेल्टा वी अपान डेल्टा एक्स। डेल्टा वी अपान डेल्टा एक्स को ही बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। लेंथ के रेस्पेक्ट में, डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में जो स्पीड में चेंज है उसको क्या बोलते हैं, इट इज वेलोसिटी ग्रेडियंट। इसको बेटा हम बोलते हैं वेलोसिटी, क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट बोलते हैं। आ जाओ, मुझे लगता है सब कुछ आपको दिया गया है। ईटा की वैल्यू पुट करिए, ईटा की वैल्यू 10⁻³ है। वेलोसिटी में चेंज बोलो कितना है, 10 है। देखो 10 है और ये बोलो क्या है, 0 है।
ये 10 और 0, 10 और 0 डिफरेंस क्या हो गया, 10 हो गया। तो डेल्टा वी की वैल्यू 10 है और x की वैल्यू कितनी है 20, तो ये 10/20 1/2, तो यहाँ से 0.5 हो गया। तो 0.5 इंटू बोलो क्या हो गया बेटा, 10 टू पावर क्या आ गया -3। दिस इज द वैल्यू ऑफ शियरिंग स्ट्रेस। बेटा फॉर्मूला याद रखिएगा, ईटा की वैल्यू, वेलासिटी 0 से क्या है 10 है, तो डेल्टा वी क्या हो गया 10, और 20 मीटर का डीपनेस है, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या हो गया 20। इसको सॉल्व करिए, आंसर बोलो कौन सा आएगा, थर्ड आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37। देखो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए 2 kg बॉडी एट द सरफेस ऑफ ए प्लेनेट बोलो क्या है -64 जूल। स्केप वेलासिटी ऑफ द बॉडी फ्रॉम द सरफेस, इसकी स्केप वेलासिटी की वैल्यू आपसे पूछे। बहुत सिंपल सा, ये बताओ अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो बोलो क्या होता है, माइनस कैपिटल जी स्मॉल में अपन आर होता है ना बेटा। बोलो यार ये बताओ, जब ये होता है तो ये वैल्यू दिया है -64, तो माइनस जी कैपिटल एम बाई आर, और नन्हा सा स्मॉल एम की वैल्यू क्या दिया है 2 kg। ये भाई साहब कैंसिल, 2 से क्या हो गए 32, यानी जीएम अपान कैपिटल जीएम अपान आर की वैल्यू बेटा क्या आया 32 आया। बोलो क्या आया 32 आया। ध्यान से, अब जानते हो क्या पूछ रहा है, इसके वेलासिटी, उस प्लेनेट पे आपको इसके वेलासिटी की बेटा क्या बतानी है। वह तो सिंपल सा सबको पता है, इसके वेलासिटी अंडर बोलो क्या होता है 2gm बेटा क्या होता है आर होता है। यार ये बताओ कैपिटल जीएम अपान आर की वैल्यू क्या है 32 है, तो यहाँ से इसके वेलासिटी अंडर रूट 2 इंटू 32 रूट क्या होगा 64, रूट 64 की वैल्यू बोलो क्या होती है, दिस विल बी 8 मीटर बेटा क्या होगा पर सेकेंड, क्या होगा बोलो 8 मीटर क्या होगा पर सेकेंड। आंसर इज 8 मीटर पर सेकेंड। 37 का आंसर बोलो क्या आया 1 आया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38। देखो कह रहा है YDSC का क्वेश्चन है, in young double slit experiment a slab of thickness T1 1.5 mm and refractive index 1.8 is placed in front of the one of the slit, another slab of thickness T2 और बोलो क्या म्यू की वैल्यू क्या है 3.5 is placed in front of the second slit क्या है S2, the position of the central fringe remain unaltered। यार ये बताओ, देखो होता क्या है, जिस स्लिट की तरफ स्लैब रखोगे ध्यान से उसी की तरफ क्या होगा शिफ्ट होगा। यानी S1 के सामने जब स्लिट को रखोगे तो S1 की तरफ जो सेंट्रल फ्रिंज है वो S1 की तरफ क्या होगा शिफ्ट होगा। जब S2 के सामने स्लैब रखोगे तो S2 की तरफ सेंट्रल फ्रिंज बेटा क्या होगा शिफ्ट होगा। क्या होगा शिफ्ट होगा। यार ये बताओ, जितना S1 की वजह से ऊपर शिफ्ट हो रहा है उतना अगर S2 की वजह से बेटा नीचे भी शिफ्ट हो जाए, जितना ऊपर इतना नीचे, ओवरऑल सेंट्रल फ्रिंज की लोकेशन में की पोजीशन में कोई भी बेटा चेंज नहीं होगा। तो अपवर्ड इक्वल टू डाउनवर्ड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। फिलहाल यहाँ से μ1 - 1 इंटू T1 यानी S1 वाले स्लैब की वजह से जो अपर शिफ्ट होगा नीचे S2 के स्लैब की वजह से उतना ही लोअर कितना होगा बोलो μT - 1 इंटू क्या हो गया T2। जरा वैल्यू पुट करिए, μ1 की वैल्यू बेटा कितना है 1.8 - 1, T1 की वैल्यू देखो यहाँ पे 1.5 है 1.5 हो गया। μ2 की वैल्यू बेटा कितना है बोलो 3.5 - 1, यहाँ से बेटा T2 की वैल्यू बेटा आपको क्या करना है निकालना है, कुछ नहीं करना है, सॉल्व करो फट से। तो ये 0.8 हो गया इंटू 1.5, ये देखो यहाँ से 2.5 इंटू क्या हो गया T2, तो T2 जरा देखो कितना हो गया यहाँ से 0.8 इंटू 1.5 अपान 2, भैया 5 से 5 का 3 5 का 5, 0.8 इंटू 3 बोलो क्या हो गया 2.4, दिस इज 2.4 अपान बोलो क्या है 5। ये बताओ 24 बटा बेटा क्या आया 50, 24/50, तो 24 यार 50 करोगे तो यहाँ से ये तुम्हारा 4 हो गया 240, तो ये यहाँ से कितना आया बोलो दिस विल बी 0.48। यानी S2 के सामने जो स्लैब है
उसका म्यू कितना दिया है 3.5, उसकी थिकनेस T2 की वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी 0.48 वाट, दिस विल बी मिलीमीटर, दिस विल बी मिलीमीटर, राइट। अब आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 39, देखो ध्यान से। ये भाई साहब कह रहे हैं कि भैया 1 kg ऑफ आइडियल गैस डज 30 किलो जूल ऑफ वर्क, यानी वर्क इज डन बाय द गैस। ऑन द गैस क्या होगा निगेटिव, बाय द गैस बेटा क्या होता है पॉजिटिव होता है, वेरी गुड। और हीट एब्जॉर्ब को क्या लेते हैं पॉजिटिव, हीट गिवन आउट क्या होता है निगेटिव, किसमें फिजिक्स में, फिजिक्स की बात करूंगा, ठीक है ठीक है। एक्सपेंडेड बिटवीन टू थर्मली thermodynamic state, a second kind of expansion can be found between the underlying same initial and final। देखो बेटा A से B, फर्स्ट वाले में A से B जा रहे हैं और सेकेंड वाले में भी A से B जा रहे हैं, दोनों केस में इनिशियल और फाइनल लोकेशन बेटा क्या है सेम है, तो दोनों केस में डेल्टा यू की वैल्यू क्या होगी, यानी फर्स्ट वाले में डेल्टा यू की वैल्यू 100 जूल है, तो सेकंड वाले प्रोसेस में भी फ्रॉम सेम इनिशियल टू सेम फाइनल द वैल्यू ऑफ डेल्टा यू बेटा क्या होगा 100 जूली क्या होगा। फिलहाल जरा लिखते हैं डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। बच्चा पार्टी सर ये बताओ हीट एब्जॉर्ब कितना कर रहा है बेटा, थर्ड कहाँ पे 16 kg एब्जॉर्ब किया तो 16 हो गया, डेल्टा यू निकालना है। वर्क डन बाई क्या होता है पॉजिटिव, तो डेल्टा यू की वैल्यू 16/30, डेल्टा यू की वैल्यू -14, बोलो क्या आया किलो जूल, क्या आया किलो जूल। जानते हो ये जो फर्स्ट वाले प्रोसेस का डेल्टा यू है सेम वैल्यू ऑफ डेल्टा यू क्या होगा सेकंड में भी होगा, क्योंकि इनिशियल और फाइनल लोकेशन बेटा दोनों केस में क्या है सेम है। फिलहाल आइए डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू बच्चा पार्टी फिर से लगाते हैं। तो भैया सेकंड वाले केस में कितना कर रहा है बोलो हाउ मच, ये देखो हीट जो है ऑब्जर्व कर रहा है 18, तो सेकेंड वाले केस में 18 है, डेल्टा यू की वैल्यू बिंदास यूज करिए प्लस डेल्टा डब्लू, तो डेल्टा डब्लू 18 प्लस क्या हो गया 14, बोलो कितना आया बच्चा, दिस विल बी 32 क्या आया किलो जूल, दिस विल बी 32 क्या होगा किलो जूल। कुछ नहीं करना, सिंपली इक्वेशन यूज के लिए है ना, और आंसर पाइए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जरा देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 40 का रहा है देखो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड हाइड्रोजन एटम इन सेकेंड बोहर साहब। ये बताओ बोहर साहब ने जो अपना फार्मूला दिया था, या बोहर साहब के जितने भी असम्पशन थे वो किसके लिए थे बोलो, हाइड्रोजन आर बोलो क्या हाइड्रोजन, यानी सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए बोहर साहब ने अपने सारे फार्मूले क्या है दिए थे, या तो हाइड्रोजन होगा या हाइड्रोजन बोलो क्या होगा लाइक हो। फिलहाल अगर टोटल एनर्जी की बात करें तो जो मदर फार्मूला है टोटल -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपान एन स्क्वायर बोलो क्या है इलेक्ट्रॉन बोल। और मजे की बात जानते हो जेड की वैल्यू क्या होगा 1, किसके लिए हाइड्रोजन एटम के लिए जेड की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो यहाँ से 1 रख दीजिए। एन की वैल्यू सेकेंड ऑर्बिट है, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो यहाँ से माइनस, जरा गौर फरमाइएगा, यहाँ से बेटा आपको मिला -13.6 अपान 2 का स्क्वायर, तो -13.6 अपान 4 बच्चा पार्टी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जानते हो क्या है इलेक्ट्रॉन का बोहर साहब की सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की क्या है टोटल एनर्जी है। अब भैया हमसे पूछा गया कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। अगर आपको याद हो बच्चा पार्टी तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है माइनस ऑफ कौन एनर्जी, टोटल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमेशा बेटा क्या होती है, ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव होती है, तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू माइनस
टोटल की वैल्यू कितना आया, माइनस बोलो क्या 3.4, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो यहाँ से क्या होगा प्लस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द बोहर सेकेंड ऑर्बिट। आंसर बोलो क्या होगा, दिस विल बी प्लस 3.4 क्या होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे अगर हम बात करें जरा गौर फरमाइएगा, द वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव इन एयर बेटा 330 मीटर पर सेकेंड है। द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ आर्गन पाइप ऑफ लेंथ दिस विच इज ओपन आर्गन पाइप का फ्रीक्वेंसी होता है बेटा, बोलो क्या होता है यहाँ से V अपान बोलो क्या होता है 2L होता है, क्लोज का बोलो क्या होता है V अपान क्या होता है 4L होता है ना। दिस इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आप बोलो क्या, दिस विल बी ओपन आर्गन पाइप। जरा वैल्यू पुट करिए, तो वैल्यू पुट करो, वेलोसिटी स्पीड बेटा दिया है 330, लंबाई कितना दिया है बच्चा 0.55, तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी हो जाएगा दिस विल बी 330 2 गुणे 0.5 तो 330, ये 2.100 देगा 110, 2 दशमलव ऊपर क्या देगा 100 देगा, 55 गुणे 2 110 हो गया, यहाँ से बेटा 3, यानी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बच्चा पार्टी क्या आ गया है, दिस इज 300 बोलो क्या आया हर्ट्ज आया, 300 क्या आया हर्ट्ज आया। ठीक है, तो यहाँ से दिस विल बी 300 हर्ट्ज। 14 का आंसर बोलो क्या हो गया थर्ड हो गया। आगे चलते क्वेश्चन नंबर जरा देखिए 45 क्या कर रहा है, सर रिलेशन बिटवीन द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ गैस। बेटा केटीजी का क्वेश्चन है, अगर आपको याद है गामा और डिग्री ऑफ फ्रीडम में रिलेशन तो याद करिए, गामा इक्वल टू 1 + 2 बाई क्या होता है एफ होता है, गामा इक्वल टू ये होता है, ठीक है, एफ का डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है ना। अब ये बताओ यहाँ पे ऑप्शन जरा देखो, है ना, एक काम करो इधर लाओ, आपको यहाँ से 2/f इधर लाइए और यहाँ से 1 गामा कर दीजिए यहाँ से, ठीक है, यहाँ से कुछ नहीं करना, ऐसे किया या ऐसे कर दो जो तुम्हारा मन करे, 1 को लेते आओ, तो ये गामा हो गया -1 इक्वल टू 2/f, एफ उधर ले जाओ 2 अपान क्या आया गामा -1, आंसर कौन सा हो गया थर्ड हो गया। जैसे मन करे वैसे करिए, आंसर तो आना ही है। तो फिलहाल 42 का बेटा आंसर बोलो क्या आया 3 आया, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44, जरा गौर फरमाइएगा, कह रहे हैं भाई साहब ए थिन कॉपर वायर ऑफ लेंथ I मीटर इंक्रीज इन लेंथ बाई 1.5% व्हेन हीटेड बाई 20 डिग्री बोलो क्या है सेंटीग्रेड। अभी हमसे पूछ रहे हैं व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया व्हेन ए स्क्वायर कॉपर, ये भैया दोनों का नेचर बोलो क्या है सेम है, वो भी कॉपर शीट और बेटा ये भी बोलो क्या है कॉपर शीट है। लेंथ L मीटर इज, देखो ध्यान से यार, एरिया प्रोपोर्शनल टू L का क्या होता है स्क्वायर, सबको पता है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर डेल्टा A/A कर दिया जाए तो 2 डेल्टा L/L हो गया। और भैया जब परसेंटेज निकालना है बच्चा पार्टी, तो यहाँ से परसेंटेज निकालने के लिए 2 डेल्टा L/L इंटू क्या कर दो 100 कर दो, तो ये क्या आ जाएगा परसेंट आ जाएगा। तो यहाँ से लेंथ में जो चेंज है 1.5% है, तो 2 इंटू 1.5 बच्चा क्या हो गया दिस विल बी 3%। तो एरिया में जो चेंज होगा परसेंटेज चेंज डेट विल बी क्या होगा 3%। तो 43 का आंसर बोलो क्या हो गया फर्स्ट हो गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 44, जरा गौर फरमाइएगा। क्वेश्चन नंबर 44 में ये कहा जा रहा है ए रोप लाई ऑन ए रफ टेबल सच दैट ए पार्ट ऑफ द हैंग डाउन द टेबल when the length of the hanging part 1/5 of the entire length of the rope it just begin to slide the coefficient of friction between। यार ये बताओ, या तो आपको इसका फार्मूला याद हो, फार्मूला याद है अच्छी बात, फार्मूला नहीं भी याद है फिर भी बेटा आपका एग्जाम में क्वेश्चन निकलेगा, आप फिजिक्स में अच्छा करके आओगे। देखो कैसे क्वेश्चन की जो डिमांड है कि भाई साहब यहाँ टेबल है और टेबल पे रस्सी रखी है, टेबल पे रोप रखी है, जो मानना है मान लो। फिलहाल यहाँ टेबल पे रोप रखी है, तो चलिए हम रोप को ऐसे बना देते हैं, रोप ऐसे रखी है, ठीक। चलो
टोटल रोप का मास m मान लो, लेंथ बेटा क्या मान लो, l मान लो, आपकी मर्जी। यार ये बताओ यहाँ पे l/5 हिस्सा लटका हुआ है, l/5 हिस्से का मास क्या होगा, m/5 होगा, ऑब्वियस सी बात है m/5 होगा। तो यार l/5 यहाँ है तो यहाँ बोलो क्या होगा, 4l/ क्या होगा 5 होगा, बचा 4l/ क्या होगा 5 होगा। एक काम करो जरा एफबीडी बनाते हैं, यहाँ से कट कर दीजिए। जब एफबीडी बनाएंगे तो बच्चा पार्टी यहाँ से कट कर दीजिए, यहाँ से ये टेंशन T और ये टेंशन T कट कर दीजिए। mg बोलो क्या लगेगा नीचे, ये मास कितना है m/5 है, तो m/5 का बोलो क्या होगा, m/5 इंटू क्या हो जाएगा g, m/5 इंटू बोलो बेटा क्या होगा g हो जाएगा। ठीक, ये हो गया यहाँ से। अब जरा यहाँ देखो, इसका जब मास बोलो कितना है 4/5, तो ये बोलो 4/5 क्या हो गया mg, ध्यान से ये 4/5 क्या हो गया mg हो गया। ऊपर बोलो क्या लगेगा n लगेगा, और पीछे की तरफ बोलो बेटा क्या लगेगा, ये क्या लगेगा फ्रिक्शन फोर्स, क्या लगेगा फ्रिक्शन फोर्स। सिस्टम रुका हुआ है तो ऊपर वाला टेंशन को, ऊपर वाला टेंशन नीचे वाला mg/5 को क्या करेगा, बैलेंस करेगा। सिस्टम रुका हुआ है तो यहाँ से m/5 क्या हो गया जी, ये फर्स्ट के ये टेंशन को, ये टेंशन इसको क्या करेगा, बैलेंस कर लिया। इक्वेशन बन गया। यार ये बताओ, ये जो रोप का ये टेंशन इसको आगे खींच रहा है, इसको आगे जाने से कौन रोकेगा, फ्रिक्शन। रोप और टेबल के बीच का जो फ्रिक्शन है वो फ्रिक्शन इसको आगे जाने से रोकेगा। तो यहाँ से टी की वैल्यू कितना हो जाएगा, टी की वैल्यू फ्रिक्शन के क्या होगा बराबर, क्योंकि जानते हो फ्रिक्शन की वैल्यू मुझे निकालनी पड़ेगी। ध्यान दीजिए, फ्रिक्शन होता है म्यूस इंटू एन होता है, तो यहाँ से म्यूस, जरा एन की वैल्यू बोलो बेटा कितना है यहाँ पे, एन की वैल्यू ये एन इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ से एन की वैल्यू बोलो क्या हो गया 4/5 क्या हो गया mg। तो यहाँ से एन की वैल्यू आपका होगा 4/5 बोलो क्या हो जाएगा mg। तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू म्यूस 4/5 बोलो क्या हो गया, कुछ नहीं करना है, आ गया आपका आंसर। यार ये बताओ, यहाँ से t की वैल्यू क्या पुट करो, m/5g। बेटा फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू यहाँ से छापिए, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू म्यूस, ये फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू है ये म्यूस इंटू 4/5 बोलो बेटा क्या है mg। भाई साहब म्यूस की वैल्यू क्या आ गई 1/4, या पॉइंट बोलो क्या होगा 25। ठीक है, तो यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगा 1/4। 44 का आंसर बेटा क्या आया फर्स्ट। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 45 की तरह। देखिए, ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ, द नेट एक्सेलरेशन एंड लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल एट ए सर्टेन इंस्टेंट इज, एक्सेलरेशन बेटा दिया है और लीनियर मोमेंटम दिया है। यार ये बताओ, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। यानी अगर किसी मोमेंटम में आई जे दिया है तो यार आई जे मास की प्रॉपर्टी नहीं है, आई जे बेटा वेक्टर वेलोसिटी की प्रॉपर्टी होती है। अब मास क्या है डज नॉट मैटर, आई जे जो मोमेंटम में डायरेक्शन होता है वो वेलोसिटी की प्रॉपर्टी है। तो मोमेंटम को हम लोग एज ए वेलोसिटी ट्रीट कर लेते हैं, मान लो, हालांकि मास से डिवाइड करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। अब एक काम करो, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डॉट निकाल दो, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का या मोमेंटम एक्सेलरेशन का डॉट निकालो। अगर डॉट की वैल्यू पॉजिटिव आती है, जीरो से क्या आता है ज्यादा आता है, तो जीरो से ज्यादा आता है तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के जो बीच का एंगल होगा एक्यूट होगा, वो 90 से क्या होगा कम होगा, और 90 से कम होगा तो सर्कुलर मोशन में क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन, बोले तो एक्सेलरेशन मिलेगा। तो सर्कुलर मोशन के पास क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा। अब चेक करते हैं, अगर जीरो से ज्यादा आएगा तो सर्कुलर मोशन में मुझे क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। ऑप्शन यूनिफॉर्म भी है, एक्सेलरेशन भी है, डी एक्सेलरेशन भी है, नन ऑफ दीज भी है। आइए देखते हैं, यहाँ जरा शुरू करते हैं। तो यहाँ से ए डॉट क्या करते हैं, पी करते हैं। एक काम करो, एक्सेलरेशन को ऊपर लिखिए बेटा,
एक्सेलरेशन की वैल्यू दिया है 4i प्लस बोलो बेटा क्या है 2j। यार लीनियर मोमेंटम या इसमें वेलोसिटी छुपा हुआ है, उसको नोट कर दीजिए। इसकी वैल्यू बेटा बोलो क्या है 8i माइनस बोलो क्या है 5j, 8i माइनस क्या है 5j। तो यहाँ से जरा देखो a डॉट p निकालेंगे बेटा, तो डॉट में क्या बनता है पेयर, पेयर बना तो बढ़िया, पेयर नहीं बना तो जीरो हो जाएंगे। आइए तो i का i से 4 इंटू 8 क्या हो गया 32, बेटा j का j से क्या हो गया, तो डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आई 22, 22 की वैल्यू बेटा जीरो से क्या है ज़्यादा है, पॉजिटिव है, यानी दैट इज एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन विल बी क्या होगा एक्यूट एंगल होगा, 90 से क्या होगा कम होगा, और जब 90 से कम होगा तो पक्का मोशन क्या होगा एक्सेलरेटेड क्या होगा, सर्कुलर क्या होगा मोशन होगा, राइट। तो यहां से बेटा आपका 45 का आंसर क्या आ गया सेकंड। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 46, जरा गौर फरमाइए। ये देखो कह रहे हैं इफ द सिस्टम इज रिलीज देन द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द भैया एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। यार इंडिविजुअल ब्लॉक का एक्सेलरेशन नहीं चाहिए, जो दोनों ब्लॉक है उनके कॉमन सेंटर ऑफ मास का क्या चाहिए एक्सेलरेशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एज्यूम फिक्स फ्रिक्शनलेस पुली जी एक्सेलरेशन, ध्यान से तो एफडी बनाते हैं। यार 3mg का 3m का बोलो नीचे क्या लगेगा 3mg लगेगा, है ना। 5m का नीचे बोलो बेटा क्या लगेगा 5mg लगेगा। ये टेंशन T, ये भी टेंशन T। यार ये बताओ इसका मास 5mg ज़्यादा है तो कहाँ जाएगा नीचे, 3mg हल्का है तो कहाँ जाएगा ऊपर। ये ज़्यादा है तो आएगा नीचे एक्सेलरेशन A से, जितना एक्सेलरेशन A से बेटा ये नीचे आएगा उतना एक्सेलरेशन A से बोलो कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा। ये इंडिविजुअल एक्सेलरेशन है, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन नहीं है। इक्वेशन लिखते हैं, ये आएगा नीचे, नीचे वाला फोर्स क्या होगा ज़्यादा होगा, ऊपर वाला फोर्स क्या होगा कम होगा, तो नीचे वाला ज़्यादा ऊपर वाला कम। इक्वेशन बोलो क्या बनेगा, दिस विल बी 5mg माइनस टी इक्वल टू 5। भैया ये मास इंटू क्या होता है एक्सेलरेशन, तो मास क्या है 5m, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या माना a माना। ये नीचे है, ये देखो ऊपर जा रहा है। यार ऊपर जाने का मतलब ऊपर वाला फोर्स, बहुत ऊपर नहीं यहीं पे, ऊपर जाने का मतलब ऊपर वाला फोर्स क्या होगा ज़्यादा होगा, नीचे वाला फोर्स क्या होगा कम होगा। नहीं ऊपर वाले में से नीचे वाला करेंगे माइनस, तो नेट फोर्स क्या होगा ऊपर की तरफ। तो यहाँ क्या लिखेंगे बोलो, दिस विल बी 3t माइनस 3mg इक्वल टू बेटा क्या होगा 3m इंटू a। यार दोनों को कंबाइन कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ से माइनस टी प्लस टी गायब हो जाएगा बेटा। यहाँ से ध्यान दीजिएगा 5 में से 3 गया तो क्या होगा 2mg, यहाँ से क्या होगा 8m, मास से मास कट गया। a की वैल्यू यहाँ से 2/8g बोले तो एक्सेलरेशन की वैल्यू बेटा बोलो यहाँ पे कितनी आ गई, एक्सेलरेशन की वैल्यू बेटा क्या आ गई यहाँ पे, a की वैल्यू क्या आ गई g क्या आ गई 4। या जानते हो ये एक्सेलरेशन g/4 से 5m वाला ब्लॉक कहाँ आएगा नीचे आएगा। ये 3m वाला ब्लॉक g/4 से ऊपर जाएगा। इंडिविजुअल पूछा तो आपका आंसर आ चुका है, लेकिन बाबू यहाँ पे पूछा है एक्सेलरेशन आप क्या पूछा सेंटर ऑफ मास। जरा ये निकालते हैं, जब एक्सेलरेशन आप सेंटर ऑफ मास करोगे, अब सुनो ध्यान से, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान देना। इसका एक्सेलरेशन नीचे अगर देखो यार दुनिया की किसी किताब में ये नहीं लिखा है कि नीचे को पॉजिटिव ऊपर निगेटिव या ऊपर निगेटिव नीचे, ये दुनिया के किसी किताब में नहीं लिखा है। हाँ अगर नीचे को हम पॉजिटिव मानेंगे तो ऊपर वाला क्या होगा निगेटिव, अगर नीचे वाले को निगेटिव तो ऊपर वाला क्या होगा पॉजिटिव, ये जरूर होता है और इसी को हम लोग फॉलो करते हैं, राइट। अब यार ये बताओ एक्सेलरेशन वेक्टर है, अगर इसको हम मानेंगे पॉजिटिव तो इसको क्या मानेंगे निगेटिव। सिंपल सा एक्सेलरेशन ऑफ cm का जो फार्मूला होगा m1a1 प्लस m2a2 अपान बोलो बेटा m1 प्लस m2। ध्यान दीजिए, तो यहाँ से
एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पर। ज़्यादा वालों को पाँचों ले लेते हैं, क्या दिक्कत है यार। तो यहाँ से 5m एक्सेलरेशन की वैल्यू बोलो क्या है, प्लस g/4 प्लस दूसरा मास बोलो क्या है 3m, एक्सेलरेशन ले लो माइनस क्या g/4। अरे भाई ये नीचे आया, g/4 से नीचे आएगा, g/4 से ऊपर जाएगा। अगर मैंने नीचे वाले को पॉजिटिव मान, इसको बेटा क्या मानेंगे, निगेटिव मानेंगे। तो यहाँ से बिंदास नीचे दोनों मास को ऐड करिए, 5m प्लस क्या होगा 3m, और भन्न से आंसर बताइए। आंसर बेटा आपके सामने हाजिर है। तो यहाँ से जरा सॉल्व करते हैं इसको, कितना आया जी, ये देखो 5/4, ये देखो ये 5/4 mg माइनस ये 3/4, यस दिस विल बी 3/4 mg। नीचे बेटा जो आपका है दोनों को ऐड कर दो तो कितना हो गया 8m। ये बताओ ये ऊपर कितना होगा यार, 5/4 में 5 में से 3 गया कितना 2/4 mg, और नीचे 8m। भाई साहब ये कटेंगे, यहाँ से 2g/32, यहाँ से क्या आया 16, तो g/ बोलो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। This is the acceleration of common center of mass for the 5m and 3m. If you have to ask the individual acceleration, तो individual acceleration की वैल्यू बोलो क्या होगी g/4, और क्या होगी g/4। फिलहाल आंसर हमारा क्या है, सेंटर ऑफ मास का क्या होगा g/16। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। अब आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ संबंध देखो। एन एयर बबल है बेटा, air bubble in the glass slab 1.5 when viewed normally from one side appears to be 6 centimeter and when viewed from the other side it appears बोलो क्या 4 cm। then यार ये देखो है क्या पूरा, ये कोई ग्लास का स्लैब है, इसमें मान लो बबल है, क्या है बबल, डबल है बबल है। इसको जब इस साइड से ध्यान से देखा जा रहा है तो ये बबल यहाँ पे दिख रहा है, ये बबल हमको कहाँ दिख रहा है 6 cm पे, जबकि सच्चाई क्या है ये 6 सेंटीमीटर से क्या है ज़्यादा है। अपरेंट देखो ना, ये जो हम यहाँ से जब देख रहे हैं तो 6 cm क्या है अपरेंट डेप्थ है, ये बबल की रियल डेप्थ नहीं है। वास्तव में ये वैल्यू 6 सेंटीमीटर से क्या होगी ज़्यादा। अरे ज़्यादा के लिए म्यू से गुणा करते हैं और कम के लिए म्यू से डिवाइड करते हैं, तो सिंपली ये जो लेंथ हो जाएगी म्यू इंटू 6। बेटा म्यू की वैल्यू बोलो कितना दिया है 1.5 इंटू 6, तो ये तुम्हारा बोलो क्या हो गया, दिस विल बी 9 सेंटीमीटर। यानी ये रियल तुम्हारा क्या हो गया, इस इंड से रियल में डेप्थ क्या है 9 cm है। अब देखो अगर कोई इस साइड से बेटा देखेगा, ध्यान दीजिएगा, इस साइड देखा तो फिर यही इसका ये जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कितने पे बोलो हाउ मच, ये दिखाई दे रहा है 4 cm। इधर से देखने पे, इधर से देखो, इधर से ऐसे देखने पे ये जो बबल हमें कहाँ दिखाई दे रहा है 4 cm। वास्तव में ये 4 cm बोलो क्या है अपरेंट डेप्थ है, रियल डेप्थ तो बेटा ये है। तो फिर वैसे वही चीज रियल डेप्थ 4 से क्या होगी ज़्यादा होगी, 4 से ज़्यादा के लिए म्यू इंटू क्या कर दो 4, और वही ग्लास स्लैब है तो म्यू की वैल्यू क्या होगी सेम होगी। तो यहाँ से 1.5 इंटू 4, ये बेटा बोलो क्या हो गया 6 cm, यानी ये वैल्यू क्या हो गया 6। अब ये बताओ यार टोटल ग्लास का कितना हो जाएगा, ये बोलो 9 + 6 क्या हो गया 15, यानी टोटल जो ग्लास स्लैब की थिकनेस होगी 9 + 6 क्या होगा, दिस विल बी 15 सेंटीमीटर। योर आंसर बोलो बेटा क्या होगा, थर्ड होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे, जरा गौर फरमाइएगा। फॉर डाई एटॉमिक आइडियल गैस द रिलेशन बिटवीन एब्सोल्यूट प्रोसेस प्रेशर ऑफ ए गैस एंड टेम्परेचर इज गिवन बाई P प्रोपोर्शनल टू T का पावर C। द वैल्यू ऑफ C प्रोसेस बोलो क्या है एडियाबेटिक। एडियाबेटिक का जो तीनों इक्वेशन है PV गामा इक्वल टू कांस्टेंट, P1 से T गामा इक्वल कांस्टेंट, ये सब याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट। फिलहाल हमें यहाँ पे जो रिलेशन है P1 माइनस गामा T गामा इक्वल टू बोलो बेटा क्या होगा कांस्टेंट, P1 माइनस गामा, इसको उधर फेंक दो तो ये क्या होगा 1/, यहाँ इक्वल टू कर लेते हैं, क्या दिक्कत है कर लेते हैं, हालांकि प्रोपोर्शनलिटी होगा कोई बात नहीं। 1/T का पावर क्या हो गया गामा हो गया। ध्यान से सुनो,
ये T का पावर गामा कहाँ आएगा, नीचे। यार जब ये नीचे आएगा तो यहाँ पे P1 माइनस गामा कर लेते हैं नीचे, ये ऊपर जाएगा तो माइनस क्या होगा, T गामा जाएगा ऊपर तो क्या होगा, माइनस गामा। और अब जो P वाला अपना गामा छोड़ेगा ध्यान से, तो T यहाँ पे गामा नीचे क्या होगा, गामा, ध्यान से यार देखो, अगर इसके साथ माइनस लिखोगे बेटा, इसके साथ माइनस रहेगा तो यहाँ पर क्या होगा, 1 माइनस गामा। ऊपर वाला गामा अगर माइनस लिखोगे तो नीचे ये 1 माइनस गामा रहेगा। ऊपर वाले से माइनस हटाओगे तो नीचे वाला 1 माइनस गामा क्या होगा, ये तुम्हारा गामा प्लस क्या हो, गामा माइनस क्या होगा, 1 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा यहाँ से। यहाँ से P इक्वल टू T गामा अपान गामा माइनस 1, तो यहाँ से P इक्वल टू क्या है, TC। यानी यहां से देखो C की जो वैल्यू है इसके बेटा क्या है, बराबर है। यानी यहां से C इक्वल टू गामा अपान बोलो क्या हो गया, गामा माइनस बोलो बेटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक। अच्छा ये बताओ गैस कौन सी है बेटा, डायाटॉमिक। यार डायाटॉमिक गैस है, तो डायाटॉमिक जरा किसी को पता है बेटा वैल्यू कितनी होती है, बोलो 7/5। डायाटॉमिक का गामा की वैल्यू क्या होती है, 7/5। सॉल्व कर दो, तो यहाँ से ऊपर 7/5 है, 7/5 माइनस 1, तो ये देखो 7/5 नीचे बोलो कितना होगा, 2/5 कट गए भाई साहब, आंसर क्या आएगा, 7/2। क्या आएगा बोलो, 7/2। जो C है उसकी वैल्यू क्या आएगी, 7/2 आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा क्या है। हाँ जी 49 देखो, द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल एट 300 केल्विन बोलो क्या है, 3860 क्या है, मीटर पर सेकेंड है। देन द आरएमएस वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस मॉलिक्यूल एट 1200 केल्विन बेटा आपसे क्या है पूछा गया है, जरा गौर फरमाइए। ये बताओ वीआरएमएस की अगर बात करें, वीआरएमएस का तो अंडर रूट बोलो बेटा 3RT बाई क्या होता है, T बोलो क्या होता है, टेम्परेचर इन क्या होता है, केल्विन होता है। M बोलो बेटा क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास होता है। यार ये बताओ यहाँ से 3R बेटा बोलो क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब जो VRMS की वैल्यू प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट T अपान बोलो क्या हो गया, अगर मैं V1 अपान V2 करूं बच्चा पार्टी, तो टेम्परेचर क्या होगा, T1 अपान T2। मॉलिक्यूलर मास का उल्टा है तो बोलो क्या होगा, M2 अपान क्या होगा, M1 होगा। एक बात बताएं, हाइड्रोजन को 1 मान लो, हाइड्रोजन को 1 मानो ध्यान से, इसकी 300 केल्विन पे 3860, तो ये हो गया 3860। टेम्परेचर की वैल्यू 300 केल्विन है। और बेटा M हाइड्रोजन बोलो क्या होगा 1, हाइड्रोजन का यहाँ पे हाइड्रोजन का यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास बोलो क्या होगा 2 होगा। क्या होगा, 2 होगा। हाइड्रोजन तुम्हारा यहाँ पे ठीक है, हाइड्रोजन गैस यहाँ पे तुम्हारा क्या हो गया 2 हो गया, राइट। अब यार ये बताओ T2 बोले तो कितना 1200, ये 1200 ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन कोई बताएगा कितना होगा, अरे भाई 16 × 2, ऑक्सीजन का 16 गुणे 2, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास बेटा क्या हो गया 32। तो यहाँ से क्या लिखा जाएगा 32। इसको सॉल्व करिए और आपको आंसर बेटा यहाँ पर क्या है मिल गया, यानी कि 3860 अपान बोलो क्या होगा V2 अंडर रूट में ऊपर क्या है 300 नीचे 1200। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास बोलो बेटा क्या है 32, डाई एटॉमिक है। H2 का बोलो क्या होगा 2 होगा, तो यहाँ से बोलो क्या हो गया 16, यहाँ से क्या हो गया 4 और यहाँ से क्या हो गया 4। तो 3860 अपान V2 √4 हो गया, √4 की वैल्यू क्या आया 2 आया। तो मिला जुला करके फाइनली हमारे पास जो आंसर आया बच्चा पार्टी 3860 V2 इक्वल टू क्या है 2 है।
तो यहाँ से बेटा V2 की जो वैल्यू आएगा 3860/2, दिस इज 19 क्या आया 30 मीटर क्या है पर सेकेंड, दिस विल बी 1930 मीटर क्या है पर सेकेंड, दिस विल बी द RMS वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस एट टेम्परेचर 1200 केल्विन। नाउ लास्ट बट नॉट लिस्ट, आइए देखते हैं। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इन SHM इज गिवन बाय x = a sin ओमेगा t। मैच द, ध्यान से देखो, डिस्प्लेसमेंट के बारे में बोला गया है, डिस्प्लेसमेंट के बारे में बोला गया है, वेलोसिटी के बारे में बोला गया है, एक्सेलरेशन के बारे में। आइए शुरू करते हैं। यहां से x = बोलो क्या है a sin ओमेगा t। डिस्प्लेसमेंट में साइन है, साइन का मतलब स्टार्टिंग कहां से होगा, ओरिजिन से। स्टार्टिंग कहां से होगा, ओरिजिन से। तो ये देखो डिस्प्लेसमेंट वाला ये क्या हो गया, ग्राफ हो गया। साइन की स्टार्टिंग कहां से होती है, ओरिजिन से, तो ये थर्ड हो गया। अब इसको एक बार डिफरेंशिएट करो। वेलोसिटी के लिए क्या करोगे, dx/dt। तो यहां से d/dt बेटा जब करोगे तो d/dt यहां से बोलो क्या होगा, a साइन क्या होगा ओमेगा t। ध्यान से ओमेगा को बाहर लाइए, ओमेगा को बाहर लिया तो यहां से ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, बोलो बेटा क्या हो गया यहां से cos ओमेगा टी। यार ये बताओ वेलोसिटी जो है cos का फंक्शन है। cos का मतलब ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा, cos का मतलब कहां से स्टार्ट, ओरिजिन से ऊपर। ओरिजिन से ऊपर कौन सा है, ये वाला। cos का मतलब ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा, ओरिजिन से ऊपर से स्टार्ट होगा। सेकेंड का आंसर बोलो क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। थर्ड जरा देखिए, वेलोसिटी को बेटा एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको बाबू क्या मिलने वाला, एक्सेलरेशन। दिस विल बी dv/dt। तो d/ क्या करोगे dt। वेलोसिटी को पुट करें यहाँ पे ए ओमेगा, बोलो क्या होगा cos ओमेगा टी। जरा जल्दी से बताओ, इसको बेटा डिफरेंशिएट करने पर बच्चा पार्टी एक्सेलरेशन की वैल्यू, ध्यान से ओमेगा बाहर आएगा तो क्या होगा ए ओमेगा स्क्वायर। जरा बताओगे cos ओमेगा टी, बोलो बेटा क्या होता है माइनस साइन ओमेगा टी। तो दिस विल बी माइनस साइन ओमेगा टी। तो फाइनली बेटा हमारे पास एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आई माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा। ध्यान से एक तो साइन है, साइन है तो ओरिजिन से स्टार्ट होगा, लेकिन बेटा निगेटिव है तो बेस लाइन से कहाँ जाएगा, नीचे। तो साइन में ओरिजिन से स्टार्ट होगा और निगेटिव का मतलब बेस लाइन से कहाँ जाएगा, नीचे। आइए जरा देखते हैं, ओरिजिन से स्टार्ट हुआ, बेस लाइन से कहाँ गया, नीचे। यानी थर्ड सी का आंसर क्या आ गया, सेकंड। आओ देखो जरा ढूंढते हैं, ए का थर्ड मिला, बी का फर्स्ट, बी का बेटा फर्स्ट मिला, और सी का बोलो कौन सा मिला, सेकंड मिला। कौन सा मिला, सेकंड। तो बच्चा पार्टी यहां से ऑप्शन नंबर थर्ड बोलो क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, इस तरह से आपने फिजिक्स का पेपर अच्छे से किया होगा। नंबर कम आया ज़्यादा आया कोई बात नहीं, पेपर देते रहिए। पेपर देते 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 4 मई आ जाएगा और आपका एग्ज़ाम हद से अच्छा होगा, क्योंकि आपने साल भर क्या दिया है, पेपर दिया है। FST भी दीजिए और ऑल इंडिया नीट या SBTS दोनों दीजिए, टॉपिक वाइज भी दो और होल सिलेबस भी दो। ये पूरे साल बेटा प्रक्रिया चलते रहिए। 4 मई को रिजल्ट आपका 700 प्लस आएगा, ये मेरी गारंटी है। दैट्स ऑल, थैंक यू।